नमस्कार, आप सभी को गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ सब जुटे हैं योग में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद या उस प्रक्रिया के दौरान स्टूडेंट्स अपना सफर कैसे तय करें, किन जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए और इन सभी जरूरी विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। सबसे पहले सर, आपका कीमती वक्त संस्थान को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मनोज सर वाराणसी से हैं तथा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आयुर्वेद एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अंतर्गत भगवत गीता के सांख्य योग पर पीएचडी की है। और सर के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञता की बात करें तो इन्होंने योग एवं तंत्र शास्त्र, भारतीय मनोविज्ञान एवं दर्शन और साथ ही एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम फिजिक्स और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतः संबंधों पर भी कई शोध कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए तो अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल्स जैसे स्कॉर्पस, वेब ऑफ साइंस में इनके शोध पत्रों का प्रकाशन हो चुका है और वर्तमान में सर भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, मनोविज्ञान, दर्शन आदि विषयों पर आधारित पुस्तकों का लेखन भी इनका कार्य प्रगति पर है। तो इस ज्ञान के पिटारे से भरपूर आज डॉक्टर मनोज सर आप सभी का भी मार्गदर्शन करेंगे। एंड बाय सेइंग ऑल दिस, over to you, sir. पहले तो हम सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे इस गुरु परंपरा मंच पे। और हम लोग आज उपस्थित हुए हैं जो योग से छात्र छात्राएं विभिन्न यूनिवर्सिटीज से या कॉलेजेस से पीएचडी कर रहे हैं, कुछ संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। चूंकि बातें तो बहुत सारी हैं तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक की बात कर पाएंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे में बहुत सारे मुद्दे पे बात करना उचित नहीं है, संभव नहीं है। तो कार्यक्रम जो हमारा प्रोग्राम है 2 सेक्शन में होगा। फर्स्टली तो हम कुछ बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पे, उसके बाद में आप लोग कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे या पुटअप करेंगे, फिर मैं उसका रिस्पॉन्डिंग करूंगा। फिर भविष्य में कभी मौका मिला फिर हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, देखा जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इसमें इनमें जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, अगर अपना एक 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन देना चाहें कि वो कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा और मुझे भी बड़ी सुविधा होगी उनको कम्युनिकेट करने में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यस टू एवरी स्टूडेंट्स टू कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें कि किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, क्या उनका रिसर्च टॉपिक है। प्लीज जो भी देना चाहें, कोई दबाव नहीं है, देना चाहें आप दे सकते हैं। हरिओम सर, प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सर मैं गुजरात से हूँ, सुमिता मदान। जी और अभी तो मैं नेट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आने वाला जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट करूंगी। और अच्छा। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे उसके बाद हम लोगों को यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी क्रॉस करना पड़ेगा कि हमारी यूजीसी की बेसिस पे ही हमें एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में? हाँ, इस पे मैं बात करूंगा इस कार्यक्रम में। अच्छा। पहले मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लूं कि आप लोग कितने इसमें रिसर्च स्कॉलर हैं, कितने लोग नेट क्वालिफाइड हैं, हाँ, तो थोड़ा सा मुझे सुविधा रहेगा। तो इसमें कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना बताएं आप, थोड़ा कितने लोग हैं, ताकि मुझे सुविधा हो बात करने में आप लोगों से। जी, आप कहाँ से पीएचडी कर रही हैं? सर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, यज्ञ थेरेपी में। जी। और मेरा टॉपिक है कि यज्ञ थेरेपी में जो औषधियाँ हम यूज करते हैं उनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी से क्या हमारी बॉडी पर इफेक्ट होता है। और अभी मैं नेट के लिए क्वालिफाई कर रही हूँ, बट मेरा ये जो हम वेदों में, उपनिषदों में और श्रीमद् भगवद गीता में जितना भी यज्ञ का हमने स्टडी किया है उसके बेसिस पर आगे अपना मैं टॉपिक चूज करूंगी और इसी के आगे मैं अपना यज्ञ थेरेपी में पीएचडी करना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। हाँ, नेक्स्ट वन। हरिओम सर। जी हरिओम। मैं जी बताएं। मेघा ठाकुर। मैंने नेट से लास्ट ईयर पीएचडी के लिए किया था क्वालिफाई, और अभी मैं पीएचडी के लिए सागर में जो यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उससे आपसे जानकारी लेकर के मुझे और हेल्प मिलेगी कि मैं आगे उनका इंटरव्यू कैसे फेस करूं और आगे मुझे क्या कैसे तैयारी करना पड़ेगा कि बेटर हो सके मेरे से। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ, नेक्स्ट वन। जी धन्यवाद।
जी, और कोई? और जो कहीं से रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो? एनी ऑफ यू? सर ज्यादातर तो इसमें नेट जीआरएफ की तैयारी करने वाले ही लोग हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप सभी लोग ये बताएं कि चूंकि ज़्यादातर लोग नेट जेआरएफ करने वाले हैं, तो कार्यक्रम तो ये था कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको जो दिक्कतें हो रही हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में क्या है, कैसे रिसर्च करते हैं, आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, ओके। यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, और एआई का वाइटल यूज़ कैसे करेंगे अपनी रिसर्च में। तो अब इसमें तो हमें 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा हम जो लोग पीएचडी के हैं, उन पे कुछ ब्रीफिंग कर दें, और शेष जो लोग जुड़े हुए हैं, फिर मैं उनकी बात करता हूँ। कैसा रहेगा? जी सर। आप लोग बताएँ, क्योंकि मैं आप लोगों के अनुसार ही बात करूँगा। ठीक है मेरा सर। टाइम आप लोगों के लिए है। तो पहले मैं पीएचडी के जो स्टूडेंट उनके लिए बात करूँ, या जो नेट जेआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात करूँ? सर नमस्कार जी। जी, नमस्कार, नमस्कार, हाँ, बताएँ। मैं जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से हूँ। जी, 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 बताएँ। रमा वल्लभ महापात्र। ओके, और ओके। मैं योगा से मतलब पीजी डिप्लोमा किया था 99 में। फिर अच्छा, उसके अच्छा, बाद अच्छा। पीजी भी किया, और ओके, डिग्री ओके। कोर्स हुआ, और अभी पीएचडी कर रहा हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर से। अभी जो अच्छा, अच्छा, उत्कल से। हाँ ओके, जी। ओके, ओके। तो योग जी से ही कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 2-3 स्टूडेंट हैं, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, और और देन उसके बाद हम आएँगे जो जी, ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरा मेरा जी, मेरा जी। बेटा पढ़ रहा है बीएचयू में, फाइन आर्ट कर रहा है उधर। हाँ अच्छा, जी। ओके, ओके, नहीं, ओके, बढ़िया, ठीक अच्छा, ओके, नाइस। आप ठीक। बताइएगा, कभी हाँ जी, मिलना चाहे तो मिल हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, जरूर। ठीक है, तो ठीक है मैडम, हम लोग बात करें अब। हाँ जी। एंकर एंकर महोदया, सुन रही हैं आप मुझे? जी सर, जी बताएं सर। हाँ, तो मैं अपनी बात अब स्टार्ट करूँ? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए, ओके। चलिए, हम लोग बड़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। हालाँकि मेरी प्लानिंग थी कि मैं पीपीटी तैयार कर लूँ, तो मुझे लगा कि पीपीटी तैयार करने में बहुत सारी चीज़ें लगता है कि आर्टिफ़िशियल है, या कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं। तो टीचर्स या जो कम्युनिकेटर है, उससे स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो मुझे लगा कि जैसे हम फ्रेंडली एक फैमिली एनवायरनमेंट में बात करते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बात किया जाएगा, तो ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर पाएँगे। आप मेरी बातों को ज़्यादा समझ पाएँगे, हम आपकी बात को ज़्यादा समझ पाएँगे। इसलिए हमने पीपीटी का वो नहीं किया। अगर आप लोग चाहेंगे तो पीपीटी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं सेंड कर दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए, हम पहले तो अभिनंदन करते हैं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, और मेरी शुभकामना है कल जीवन में आगे बढ़ें, और मुझसे जो भी सेवा सहयोग हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। चाहे पीएचडी कर रहे हों, या जो लोग पीएचडी नहीं कर रहे हों, या जो नेट की या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, योग से, साइकोलॉजी से, इंडियन नॉलेज सिस्टम जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेरा समय हमेशा उपलब्ध रहता है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग तो मेरे परिचय बारे में, मैं डॉक्टर एमके सिंह बीएचयू से हूँ, ठीक है, और काफ़ी मेरा काम भी रहा है। तो हम मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना बढ़िया से? हाँ जी सर। जी सर। ओके, ओके। हाँ, जी सर। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, खास करके हम पीएचडी, खास करके हम अगर योगा रिसर्च स्कॉलर की बात करें, तो एडमिशन लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक्चुअली यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ व्यवस्थाएं तो हमें ठीक मिलती हैं, जैसे कि रिसर्च गाइड अच्छा मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलती हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, खास करके अगर कोई नेट है, तो उसको स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है। अगर नेट है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। जब तक कोई स्पेशली वो फेलोशिप पे अप्लाई नहीं करे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जेआरएफ में तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो लोग नेट क्वालीफाई करते हैं उनको 8 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। तो कोई नहीं, चाहे आप स्टेट से करें या सेंट्रल से करें, अगर आपने करने का इरादा रखा है तो उसको आप पूरा करें, उससे आप पीछे ना हटें, ठीक है। सुविधाएं थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके मनोबल, आपके हौसले बुलंद हैं, तो आप किसी ऊंचाई को छू सकते हैं, मैं जानता हूँ। ईश्वर में विश्वास करें और अपने विश्वास करें, मंजिल को आप निश्चित रूप से पाएंगे। तो हम बात करते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद हम क्या करें। सबसे बड़ी समस्या आती है कि एडमिशन लेने के बाद
हम टॉपिक क्या सिलेक्ट करें? गाइड से हमारा नया-नया इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है? इसमें वो बातें भी शामिल हैं जो मैंने भी फेस करी हैं। जैसे मुझे अपना टॉपिक डिसाइड करने में 1 साल लगा था। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड थे जिनको टॉपिक डिसाइड करने में 2 साल लगा। कुछ ऐसे होते हैं कि टॉपिक डिसाइड करने में 1 साल लगता है। अगर आप एडमिशन के बाद आपका रिसर्च टॉपिक क्लियर हो गया, आपने डिसाइड कर लिया, किसी अपने सीनियर फ्रेंड्स के ज़रिए या जो प्रोफेसर्स हैं या आपके गाइड हैं, तो ये मानिए कि आपका 40% रिसर्च कंप्लीट माना जाता है। 40% रिजल्ट आपका कंप्लीट माना जाता है, अगर आपने बढ़िया से रिसर्च टॉपिक को तैयार कर लिया। रिसर्च टॉपिक चूज़ करने में जो सबसे बड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ती है, वो ये है कि हम टाइटल को बहुत लंबा ना चुनें, शॉर्ट टाइटल चुनें। दूसरा कि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो एक बड़ा उत्साह रहता है, एक बड़ा जोश रहता है, एक बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है ना? तो उसमें हम करते क्या है कि बड़े अट्रैक्टिव, बड़े सीरियस, बड़े गंभीर टॉपिक हम चूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि टॉपिक तो बढ़िया है, कुछ टॉपिक के नाम तो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उसपे आप काम करेंगे तो 1 साल तो आपको अच्छा लगेगा, 1.5 साल अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपका 2 साल बीते, क्योंकि 1 साल तो आपका पास हो जाता है, आप एडमिशन लेते हैं, फिर कोर्स वर्क होता है, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद में आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। अगर आपका क्लिनिकल स्टडी है या सर्वे स्टडी है, तो उसके लिए आपका सैंपल साइज़ का सिलेक्शन करना है ना? क्वेश्चनेयर को लेना है, फिर प्रॉपर उसमें आपको को-गाइड से बात करना है, तो देयर आर मेनी हर्डल्स ड्यूरिंग पीएचडी, ओके? तो आपको 2 साल ऐसे पास हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक? बचेगा आपका 1 से 2 साल, क्योंकि अगर आप जेआरएफ हैं, तो जेआरएफ के लोग करते क्या है कि अपना पीएचडी 5 साल में कंप्लीट करते हैं। कारण उसका होता है स्कॉलरशिप, क्योंकि 2 साल तक उनको करीब 35 प्लस उनको फेलोशिप मिलती है, 35,000 प्लस, लेकिन 2 साल के बाद जो उनका सीनियर फेलोशिप होता है एसआरएफ, तो उनको करीब 45 से 50,000 मिलता है। तो वो लोग, भाई ज़ाहिर-सी बात है, किसी को पैसे मिल रहे हैं तो थोड़ा-सा पीएचडी लोग डिले भी कर देते हैं। तो मतलब एवरेज रूप से जो जिनका जेआरएफ है, वो लगभग 4.5 से या 4 से 5 साल में पूरा करते हैं आफ्टर फुल गेटिंग द स्टाइपेंड ड्यूरिंग पीएचडी। लेकिन जो नेट हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, उनको 8 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है, ठीक है? तो वो लोग 4 साल में अपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, हम अपने पैसे रूम रेंट देना है, हॉस्टल का चार्ज देना है, आना-जाना है, सारे पैसे अपने पॉकेट से, अपने फादर के पॉकेट से हम इसको बेयर करते हैं। तो वो लोग जितना जल्दी हो 3 साल में पूरा कर लें, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है, 2 साल तो आपका ईज़ी निकल जाएगा। तो आप अगर बहुत ही सीरियस, बहुत अट्रैक्टिव आपने टॉपिक ले लिया है, तो लास्ट के 1-2 साल में उसको समराइज़ करना, उसको कॉम्पैक्ट करना, उसको इकट्ठा करना, लिखना एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। वो समझिए कि हेडेक है, सिर दर्द है। देखिए, आज मैं बहुत लंबी-चौड़ी बातें नहीं बताऊँगा, आज मैं बहुत जेन्युइन बात बताऊँगा जो एक रियल स्टूडेंट फेस करता है। जनरली किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी लेक्चर में लोग इससे बात करने से बचते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? हाँ जी। ओके। तो आप एक करें कि आप अपने टॉपिक को, अगर आपका टॉपिक आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो अपने गाइड से संपर्क कर उसको चेंज करें। वैसे टॉपिक चेंज करने का जो ड्यूरेशन है, आप अपना रिसर्च पीएचडी जमा करने से 1 महीने पहले तक आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रूल एंड क्लॉजेस। 1 महीना पहले तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने समय लें आप, लेकिन आप जो रिसर्च का टॉपिक है उसको बिल्कुल सॉलिड चुनें, सिंपल चुनें, साधारण चुनें। एक चीज़ सुन लीजिए आप लोग स्पष्ट रूप से, कि जब हम पीएचडी में जाते हैं तो हमको लगता है कि यार ये टॉपिक, वो टॉपिक, ये चुन लो, वो चुन लो, ये काम, वो काम कर लो, बड़े नेम फेम होंगे। ऐसा आप करने से बचें। हालाँकि मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा ना करें आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पीएचडी के दौरान हम बहुत गहरी रिसर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं 2-4% लोग जो कि पीएचडी के दौरान अपना काफ़ी बहुत डीप वर्क कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीएचडी स्कॉलर जो 90% सुपर हैं, तो उनको समय नहीं मिलता है। कोर्स वर्क करना है, 1 साल चला जाएगा। लिटरेचर रिव्यू करना है, मटेरियल इकट्ठा करना है,
अगर क्लिनिकल स्टडी है तो डेटा कलेक्शन है, सैंपलिंग है, एकेडमिक साल चला जाएगा, 1 साल बचेगा। तो समस्या है, तो इसलिए आपका यहाँ डेटाबेस स्टडी हो, न्यूमेरिकल बेस आपका रिसर्च हो या लिटरेरी हो, थ्योरेटिकल हो, तो आप क्या करें कि अपने टॉपिक को आप सिंपल चुनें जिसमें आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़े, ठीक है। अगर आपका गाइड रेडी नहीं है तो आपने गाइड से रिक्वेस्ट करें, जो सीनियर फ्रेंड्स हैं आप उनसे सलाह लें, मदद लें कि ये मैंने टॉपिक चुना है, क्या मैं इस पे अपना बेहतर काम कर सकता हूँ, तो आपको राय देंगे, ठीक है। तो ये करें आप, कोई टॉपिक आपका सिंपल हो, सरल हो, चाहे आपके हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाए तो उस पर आप काम स्टार्ट करें। हालांकि 1 साल तो आपका कोर्स वर्क भी करना है, उसमें पेपर्स भी देने हैं, फिर भी वो काम करते हुए आप लिटरेरी रिव्यू को स्टार्ट करें। आप जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्लिनिकल स्टडी, आपने क्लिनिकल स्टडी नहीं लिया, आपने न्यूमेरिकल या डेटाबेस स्टडी नहीं लिया, सिंपली आपने ले लिया थ्योरेटिकल स्टडी। तो थ्योरेटिकल स्टडी आपने ले लिया तो आपका जो स्टार्टिंग 1 साल है या 1.5 साल है जो आपका कोर्स वर्क में जाएगा, एग्जामिनेशन में जाएगा, तो आप पहला काम करें कि आप 1-2 दिन काम कर लें। आपका जो टॉपिक है उसका चैप्टराइजेशन करवा लें कि इसमें कितने चैप्टर्स बनेंगे, पहला काम। तो कितने चैप्टर्स बनेंगे, आप चूंकि इनिशियल स्टूडेंट है तो आपको पता नहीं चलेगा। जो पीएचडी स्कॉलर जो पीएचडी कर रहे हैं, आप सीनियर हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, ओके। अगर बाय द वे योग के नहीं हैं, अगर साइकोलॉजी के हैं या साइंस स्ट्रीम के हैं, तो कम से कम मेथोडोलॉजी बताने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मेथोडोलॉजी सबकी एक होती है, चाहे आप फिलोसफी से करें, योग से करें, या फिर साइकोलॉजी करें, होम साइंस करें, ओके। आप किसी भी सब्जेक्ट करेंगे तो मेथोडोलॉजी सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन अगर आपके डिसिप्लिन से मिल जा रहे हैं, योग से, साइकोलॉजी से, फिलोसफी से, जो ज्यादा अच्छा है, या आप अपने गाइड से बात करें, ठीक है। इन केस कभी कभी गाइड बहुत इरिटेटिंग मिल जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, और कुछ गाइड अच्छे होते हैं। तो चूंकि अगर गाइड अच्छे मिल गए तो ठीक है, खराब मिल गए तो उसकी मैं आलोचना नहीं करना, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर ये तो टॉपिक है, सेलेक्ट हो गया, अब मैं कैसे चैप्टराइजेशन करूं, कृपया बताएं आप, ओके। आप एनी हाउ गाइड की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से, सीनियर की मदद से आप अपने थीसिस के चैप्टराइजेशन के लिए, तो उससे फायदा क्या होगा, आप ये जान पाएंगे कि इसमें चैप्टर है और मुझे ऐसे इस पे काम करना और लिखना है, ठीक है। तो आप लिटरेरी रिव्यू स्टार्ट कर दें डेटा कलेक्शन का। तो डेटा कलेक्शन के लिए आप देखें, गूगल स्कॉलर पे आप जाएं, ठीक है, या फिर रिसर्च गेट पे जाएं, आप जाएं वहां पे कुछ पेपर सर्च करें, ठीक है। लाइब्रेरी से कुछ किताबें, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी हैं वो किताबें सर्च करें, उस किताबों को आप अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे उसको रखें आप, क्योंकि एक रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए कम से कम 100-150 किताबें चाहिए। अब 100-150 किताब, 200 किताब तो हम खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखना है ना, ठीक है। मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो 150-200 किताब ला दिए हम, तो उसको रखना, पढ़ना, इट्स टू मच हर्डल, ओके। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो किताबें मौलिक हैं, 2, 4, 10, 20 आप उसको खरीद लें, बाकी किताब को हिंदी में या इंग्लिश में आप उसको डाउनलोड करें। ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, मैं बता दूंगा आपको, आप डाउनलोड करें, उसका ई वर्जन रखें। उसके फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जैसे कि आपको पता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप योग से कर रहे हैं, आप भर्तृहरि और भोज का कमेंट्री आपने ले लिया, आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। बड़ी अच्छी कमेंट्री मैंने पढ़ी, आप लोग भी पढ़िएगा। आप किसी चैप्टर का किसी पेज संख्या पे आपको जाना है, बड़े इजली आपने सिस्टम ओपन किया, आप उसका लिस्ट देखे, उस चैप्टर में गए, उसको रीड किए, पेज संख्या नोट डाउन किए और रेफरेंस में इंक्लूड कर दिया। क्योंकि रेफरेंसिंग करने के लिए बुक चाहिए, उसका टाइटल चाहिए, लेखक चाहिए, पब्लिकेशन ईयर चाहिए, पेज संख्या चाहिए। जब आप रेफरेंसिंग करेंगे ना तो इसका रिक्वायरमेंट होगा, तो आप बार बार तो लाइब्रेरी आप जा नहीं सकते यूनिवर्सिटी की। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं, समय नहीं है, आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो किताबें हैं वो आपके लिए काम आ जाएंगी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आज एक बड़ा नया फैशन चल दिया है, चाहे वो पेपर राइटिंग हो या थीसिस राइटिंग हो। गूगल स्कॉलर पे आप कोई भी टॉपिक डालेंगे, सैकड़ों पेपर खुल जाएंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 3rd क्लास के पेपर से लेकर के हाई क्लास के पेपर मिलते हैं। आप कहेंगे वो कैसे, क्योंकि गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट आपको अकाउंट बनाने की फैसिलिटी देता है।
अकाउंट बनाएंगे आप अपने यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे आप लॉगिन करेंगे, वो आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी नहीं है तो उस पर अकाउंट आप नहीं बना सकते, जीमेल अकाउंट से अकाउंट नहीं बनता है। तो आप याद रखें, जब को आपको जीमेल पे, अरे गूगल स्कॉलर पे या फिर रिसर्च गेट पे या आर्किड पे अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल चाहिए। अब ईमेल कैसे मिलेगा? डिपार्टमेंट के हेड से संपर्क करें या स्टूडेंट संपर्क करें या सेंट्रल ऑफिस से संपर्क करें, तो लोग बता दें कि हाँ फला डिपार्टमेंट फला जगह चले जाओ, आपको ऑफिशियल ईमेल मिल जाएगा। कुछ पेपर फॉर्मेलिटी करते हैं, आप कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं करेंगे तो कुछ रिसर्च प्लेटफॉर्म पे जहां से आपको रिसर्च आईएनटी मिलती है आप नहीं कर पाएंगे। ओके, और दिक्कत क्या है कि गूगल स्कॉलर पे सपोज दैट कि आपने अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, तो जितने भी आपके पेपर हैं वो या तो चाहे वो वेब ऑफ साइंस में पब्लिश्ड हो Q1 Q2 Q3 Q4 में, या इसके ऊपर से Q1 Q2 Q3 Q4 में पब्लिश हो, ठीक है। वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस, इट्स टू आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस ऑफ जर्नल इन द वर्ल्ड। ओके, इट्स वेरी रिस्पेक्टिव। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने किसी साधारण पीयर रिव्यू में आपने पब्लिश करवाया तो उस पेपर को भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पेपर कोई 2 दिन में राइट किया, ऐसे बहुत सारे रिव्यू पड़े हुए हैं, आपने उसको सेंड किया ईमेल से, एक्सेप्ट किया, 2 दिन में फीस जमा कर दिया, 1 सप्ताह में पेपर छप के आ गया। अब बताओ कि जो पेपर 1 सप्ताह में एक्सेप्ट हो रहा है, 10 दिन में एक्सेप्ट हो रहा है, पब्लिश हो जा रहा है विद इन मंथ, विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज, तो उस पेपर की गुणवत्ता कैसे हो सकती है? इजिली यू कैन गेस देम। लेकिन वेब साइंस में पेपर आप अगर देते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ, 1 साल भी हो सकता है। अगर स्कोपस में देते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ, एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे लगते हैं पब्लिश होने में। तो जो उस पेपर को आपने 1 साल में वर्क किया है, 1 साल में छपा है, 1.5 साल में छपा है, स्कोपस में या वेब साइंस में, उसकी क्वालिटी है ना। अगर ऐसे पेपर को आप एसेस करते हैं रिसर्च गेट से या स्कोपस से, तो उसका इंपॉर्टेंट उसका मतलब है। अब उसको रेफरेंस करेंगे तो माना जाएगा आपने एक अच्छे साइटेशन के पेपर को आपने साइट किया। चलिए, अब ये कैसे पता कि जिस पेपर को मैं साइट कर रहा हूं पेपर इंपॉर्टेंट है? तो आप रिसर्च गेट पे कोई टाइटल टाइप करें, ठीक है, या इस पे गूगल स्कॉलर पे टाइप करें, तो जिस पेपर के साइटेशन रेट ज्यादा हो उसको आप चूज करें। क्योंकि जो इंडिया के या दुनिया के जो बहुत हाई पेपर होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, उनका साइटेशन रेट हाई होता है, ठीक है, तो उसको आप साइट करें। लेकिन ऐसा पेपर जिसका टाइटल तो बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज लिखी गई है, लेकिन साइटेशन नहीं है, ऐसे पेपर से आप बचें। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जिस पेपर का साइटेशन नहीं है पेपर खराब होगा। ऐसे बहुत से पेपर मिलेंगे जिसका साइटेशन नहीं लेकिन गुणवत्ता में काफी अच्छे हैं। तो थोड़ा सा उसको आप देखें, उसको स्टडी करें और देखें आप, ठीक है, तो उसको आप साइट करें। तो गूगल स्कॉलर से, रिसर्च गेट से किसी भी रेफरेंस को साइट करना ये बहुत आसान है। आपने पेपर लिखा और 10 पेपर को आपने वहां से साइटेशन लिया, अपने पेपर में डाल दिया या थीसिस में डाल दिया, तो यह बहुत मौलिक तरीका नहीं है। काम तो आपका चल जाएगा। हम तो ऐसे टेक्निक बता देंगे आपको कि आप 3 दिन में पेपर लिखेंगे, वेब साइंस में छप जाएगा, वो मैंने किया भी है, लेकिन मौलिक नहीं है। जैसे आप इंटेलिजेंट हैं तो आपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके 2 से 3 दिन, जैसे मैं 2 से 3 दिन अगर मैं पेपर फॉर्मेट कर दूं अपनी स्किल से, तो स्कोपस में चला जाएगा, उससे फायदा, ठीक है। आपका एकेडमिक प्रोफाइल तो बन जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे, तो उससे आप बचें। जो पीयर रिव्यू है उससे आप बचें। हाँ, पीयर रिव्यू में अभी यूजीसी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो गाइडलाइन जारी किया है, तो उसने कहा कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पीएचडी करने के दौरान आपके रिसर्च पेपर स्कोपस, वेब साइंस या यूजीसी लिस्ट जर्नल में वो पब्लिश्ड हो, एक कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वो आपका पेपर पीयर रिव्यू में होना चाहिए। तो पीयर रिव्यू होना चाहिए, तो पीयर रिव्यू का गुणवत्ता क्या हो, उसकी क्राइटेरिया क्या हो, ये कैसे तय करेंगे आप? तो यूजीसी ने फरवरी या मार्च महीने में वो क्राइटेरिया भी जारी कर दिया है। तो वो जो क्राइटेरिया है पीयर रिव्यू की वो बड़ी हार्ड है।
वेब साइंस के स्कोपस के जो रूल रेगुलेशन है, उसी रूल रेगुलेशन को वो रिव्यू पेपर फॉलो करते, रिव्यू जर्नल फॉलो करते हैं, जिसका लिस्ट या जिसके बारे में या जिसका करेक्टर यूजीसी ने बताया है। जैसे पेपर आप सेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, ओके, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे तैयार करेंगे, लाइन स्पेस कितना रहेगा, फॉन्ट साइज क्या रहेगा, ओके, बहुत सारी मतलब उसमें फॉर्मेलिटी होती है। जब आप कोई जर्नल की वेबसाइट एक्सेस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें पाएंगे, अभी मैं बात करूंगा थोड़ा उस पर। तो आप ध्यान दें कि, लेकिन हाँ, उसमें एक क्लास भी है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के बाद जब आपका प्रमोशन होगा एसोसिएट के लिए, तो उसमें पीयर रिव्यू काउंट नहीं होंगे, उसमें रिपोर्टेड जर्नल में पेपर होना चाहिए, लाइक वेब साइंस, लाइक स्कोपस, ठीक है, लाइक यूजीसी लिस्टेड। पीयर रिव्यू नहीं चल पाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीएचडी के दौरान आप बढ़िया पब्लिकेशन में काम करें, ठीक है, रिव्यू पेपर से काम चल जाएगा, लेकिन उससे आपकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, आप सीख नहीं पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, यू कांट लर्न नथिंग। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि यू डू सीरियस वर्क ड्यूरिंग पीएचडी वर्क, ओके। तो आप पीएचडी करते समय पेपर को अच्छे से आप लिखें, और मैं इस पर बात करूंगा, और पब्लिश कराएं यूजीसी लिस्टेड में, खास करके लिस्ट बी में। लिस्ट 1 में जो पेपर हैं वो इंडिया के जर्नल हैं, जो लिस्ट 1 में जो जर्नल है इंडियन जर्नल्स हैं, लेकिन लिस्ट बी में जो जर्नल हैं वो वर्ल्ड बेस के हैं, लाइक स्कोपस एंड वेब साइंस, ओके। तो आप लिस्ट बी को सिलेक्ट करें, 6 महीने लगेगा, लेकिन उससे आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी। उसके फायदे क्या होंगे? अगर आप पीएचडी करके जाते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप वाइबा देते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें देखा जाता है कि आपकी कितनी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन की गुणवत्ता क्या है, उसका लेवल क्या है। अगर आपकी पब्लिकेशन वेब साइंस में, स्कोपस में है, आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, संभवतः 2025 के लास्ट तक या 26 के मिड तक लागू हो जाएगी। तो पुराने सिस्टम हट जाएंगे कि आपने यूजी पीजी में कितने आपने मार्क्स गेट किया है, ठीक है, आपका सीजीए क्या जो पॉइंटिंग वो क्या रहा है ना, और तमाम क्राइटेरिया तो सब हट जाएगा। आपके पेपर है तो एक पेपर पे 2 पॉइंट मिलता है, ऐसे करके। तो अब माना जाएगा आपने आईकेएस पे काम किया है, और क्या बताओ, कोई बुक लिखे हो, कोई चैप्टर पब्लिश कराए हो, या कोई आपका पेपर पब्लिश हुआ है, या आईकेएस पे आपने कोई ऐसी लर्निंग मेथड क्रिएट की है जो स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक है, या भी कोई ऐसी टेक्निक है योग के थ्रू या मेडिसिन योग को जोड़ करके ऐड करके कि इसमें कोई हैंडीक्राफ्ट से कोई मूक है, बधिर है, ठीक है, जो है फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, तो उनमें उनके लर्निंग एजुकेशन में काम कर सकता है, ऐसी कोई टेक्निक आपने डेवलप की हो, इसे पॉइंट मिलेगा। या आपका फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई प्रैक्टिकल वर्क है, लाइक आपने अगर योग से अपनी पीएचडी अगर आप कर रही हैं, क्या कोई योग कार्यक्रम आपने कोई चलाया है, किसी एनजीओ से जुड़े रहे हैं, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या आपका यूट्यूब चैनल है, कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, तो ऐसे पे लोग पॉइंट देंगे। तो ऐसे ऐसे देयर आर 9 पॉइंट्स प्रेफर बाय यूजीसी, ठीक है। तो इतने पॉइंट के आधार पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, तब आप सिलेक्ट होंगे। जो नई व्यवस्था आ रही है, तो नई व्यवस्था को देखते हुए आप आईकेएस को फोकस करें, कुछ ऐसी टेक्निक, ऐसी मेथड को डेवलप करें रिसर्च पेपर स्तर पे, जिससे हम मेंटल पीस में जा सकते हो, ये हमारी चेतना बढ़ सकती हो, या जो मन के विकार दूर हो सकते हैं, हम पीस में जा सकते हो, या कोई आपका प्रैक्टिकल वर्क हो, किसी संस्था से आप जुड़े हुए हो, तो ऐसे वर्क करेंगे। वो आप देख लीजिएगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 9 पॉइंट है, ठीक है, आई थिंक आपको देखना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि जब आप पीएचडी करके निकलेंगे तो आपका सिलेक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो पुरानी पर नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। तो बात थोड़ी लंबी हो गई, हम बात कर रहे थे, हम पीछे आते हैं। तो आप अपना चैप्टर को सिलेक्ट करें, ओके, लिटरेचर रिव्यू पे काम करें। मैंने बता दिया कि गूगल स्कॉलर पे आप जाएं, वहां का लिंक कॉपी पेस्ट करने जब बहुत ज्यादा कोशिश मत करें, तो तब करें, समय कम हो, बहुत इमीडिएट वर्क हो, आपको करना है तो काम चला ले वहां से, लेकिन मौलिक काम के लिए ठीक नहीं है। अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो कम से कम एक पेपर में कम से कम 15 से 20 रेफरेंस दिया जाना चाहिए,
तो मान लो 15, तो 15 रेफरेंस में आप कम से कम 10 किताब का रेफरेंस दें। अब 5 से अधिक पेपर का रेफरेंस ना दें आप। लेकिन मोस्टली आज के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अगर 15 रेफरेंस है ना, तो उसमें से 12 से 13 रेफरेंस गूगल स्कॉलर से है। आसान है, आप टाइप करेंगे तुरंत ओपन होगा, आप क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे उसका साइटेशन, आप पेस्ट कर देंगे पेपर। आसान है, तो थोड़ा उससे बचें आप। तो एक पेपर में 15 से, अगर 15 रेफरेंस आपने दिया है तो 10 रेफरेंस आपकी किताब से हो, क्योंकि किताब का रेफरेंस ही आपके पेपर को, आपके थीसिस को मौलिक बनाएगा। आज जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो आपकी मौलिकता चेक करते हैं, आपने किताब का रेफरेंस दिया कि नहीं दिया है। किताब पढ़ना, उसके चैप्टर पढ़ना, उसके पेज संख्या को रेफर करना, ये बताता है कि आप यू आर जीनियस स्टूडेंट, वो सीरियस, आप डिजर्व करते हैं। मुझे किसी का पेपर दे दीजिए, हम बता देंगे कितना मौलिक है वो, कितना एआई से या क्विलबोर्ड से कट पेस्ट करके किया गया है, वो मेरे 2 मिनट काम है। आप मौलिक काम करें, बाकी तो एआई तमाम फैसिलिटी आपके पास है। तो किताबों को आप स्टडी करें, उसको देखें, ठीक है, चाहे आपकी थीसिस हो, सिनॉप्सिस हो, या फिर आपका रिसर्च पेपर हो। रिसर्च पेपर में या ओरिजिनल पेपर हो या आपका रिव्यू पेपर हो, ये बात होगी। तो लिटरेचर रिव्यू में आप पेपर सेलेक्ट करें, किताबें करें, उसको देखें। तो 1 से 1.5 साल में ये सारा लिटरेचर रिव्यू काम आपको हो जाना चाहिए। जितनी किताबें हैं, पेपर हैं, आप इकट्ठा कर लें। 1-1.5 साल या मोटे तौर पे 2 साल के बाद 1 साल आपको कमरे में बंद होकर लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि नेक्स्ट 1 साल जो मेरे पास बचा हुआ है, हम घूमते टहलते एंजॉय करते हुए कर लें, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू कंप्लीट पीएचडी विदिन 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, नॉट पॉसिबल फॉर यू। उस 1 साल में आपको कम से कम 12 से 13 घंटे काम करने पड़ेंगे। आप कहेंगे जी हम तो पीएचडी में जाते ही शुरू कर देंगे, नॉट पॉसिबल। आपके पेपर भी पब्लिश करवाना है, पेपर कैसे राइट करना है सीखना भी है, कैसे पीएचडी लिखना सीखना है, लिटरेचर रिव्यू सीखना है, डेटाबेस स्टडी है तो आपको सैंपल सिलेक्शन करना है, ठीक है, फिर आपका वो जो रिसर्च वो क्वेश्चन है उसको देखना है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विल बी एक्टिव ड्यूरिंग पीएचडी। तो अल्टीमेटली 2 साल के बाद ही हम काम कर पाते हैं। हाँ, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि 2 साल में जो आपका डेटा कलेक्शन काम है या लिटरेचर रिव्यू काम है, ठीक है, या आपका कोर्स वर्क है या एग्जामिनेशन है, इसी के दौरान 2 साल में आप एक काम करके फ्री हो जाएं। कम से कम आप 5 से 7 पेपर पब्लिश करवा लें आप, ताकि जो शेष 1 साल है आपको सिर्फ पीएचडी लिखना है। 4 से 5 पेपर आप पब्लिश करवा लें, तो 2 साल में करना क्या आपको है, पूरा 5 से 7 पेपर पब्लिश हो, जिसमें 4 से 5 पेपर आपके वर्ल्ड क्लास के जर्नल में होना चाहिए, लाइक स्कोपस एंड वेब साइंस। उसके बाद में कुछ पेपर यूसी लिस्टेड में हो या फिर पीयर रिव्यू में हो, चल सकता है। कोर्स वर्क करें, एग्जामिनेशन दें, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करें आप। आज चैप्टर क्या बनेगा इसको कंप्लीट कर लें, और उसी 2 साल में अगर डेटा कलेक्ट करें, सारा काम कर लें, ताकि लास्ट 1 साल में आपको थीसिस लिखना है, और थीसिस कम से कम होनी चाहिए 150 पेज की। अगर बहुत आप शॉर्ट में कर रहे हैं तो 150 पेज से नीचे पीएचडी नहीं होती है, 150 पेज, ठीक है। तो 150 पेज आपका ये हो गया, और कम से कम अगर इसमें आप डेटा अपना वो जो डेटा का वर्क है, आपका क्लिनिकल वर्क, डेटा वर्क है, या फिर सर्वे वर्क है डेटा का, तो वो आपका कम से कम जाएगा 40 से कम से कम जाएगा आपका 50 से 70 पेज, 80 भी हो जाएगा। तो आप एवरेज रखिए 50 पेज, उसमें आपका पूरा रहेगा सोशल, जो भी आपका डेटा हो, डेटा कलेक्शन करेंगे, जो एसपीएस सॉफ्टवेयर उसको हम एनालिसिस करके लिखते हैं, तो आपका रहेगा। तो 150 पेज ही 150 पेज हो, 200 पेज हो गया। तो 200 पेज की पीएचडी तो आपको जमा ही करनी पड़ेगी। हालांकि मैं तो अपना करीब 330 पेज का जमा किया, मेरा 400 पेज था, तो करीब 70-80 पेज हमारे गाइड ने निकलवा दिया, तो 330 पेज के आसपास मैंने अपना किया था, मेरा डेटा कराया है।
तो आप ये मान के चलिए कि 150 पेज आपको करना है, ठीक है। कभी हम नेक्स्ट बार बात करेंगे कि पीएचडी हम लिखेंगे तो उसमें चैप्टराइजेशन कैसे होगा, किस चैप्टर में कितना पेज लिखना है, उसका साइटेशन कैसे करेंगे, रेफरेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना, फिगर कैसे इनपुट करेंगे। अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो कोई श्लोक आप उसमें इनपुट कर रहे हैं तो उसको कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे। तो सारी बातें हम किसी दूसरे क्लास में कभी आप लोग मिलेंगे, अगर आप लोग इच्छा जाहिर करेंगे, अगर मेरे पास समय रहा तो उसमें बात करें कैसे उसको हम करेंगे सिनेप्सिस को और पीएचडी को, ठीक है। तो ये बात रही। अब थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि समय बहुत तेज निकल रहा है। हम बात कर लेते हैं कि आप लोग एग्री हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करें? जी सर। यस सर। अच्छा, मेरी बातों को आप स्पष्टता सुन पा रहे हैं या मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी लाऊं? नहीं सर, नहीं सर, समझ आ रहा है, सुन रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके क्लियर ओके है सर। लास्ट में टाइमिंग दूंगा आप लोगों को सवाल करने की, क्वेश्चन करने के लिए, आप नहीं सुन रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप पीएचडी के आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर नेट एंड जीआरएफ व्हेन यू विल एंटर इन यूनिवर्सिटी, ओके, फॉर टू डू पीएचडी, तो एक सवाल आएगा कि हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आजकल बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो उतनी लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज किसी भी प्रोफेसर के लिए, किसी भी व्याख्याता के लिए या लेक्चर के लिए वेबिनार में टॉक करना बहुत आसान है। पता क्यों? जमाना एआई का है। एआई को कमांड दे दो, क्लियर कर देगा। तो एआई तो आपका पीपीटी बना देगा, भारी भरकम शब्द रहेंगे, लंबी चौड़ी बातें रहेंगी, उस प्रोफेसर को तो लाभ मिलेगा। हाँ यार बहुत इंटेलिजेंट है, ये वो है, अपना वो इमेज बना के चले जाएंगे। लेकिन हम कितना लर्न करते हैं? वी आर इंडियन, और मदर लैंग्वेज इज हिंदी। हम बेसिक इंग्लिश में काम करें, पीएचडी करें, वर्क करें, लेकिन पता है हमारी मूल अंडरस्टैंडिंग हिंदी में होती है। मेरा भी मीडियम इंग्लिश ही रहा है, लेकिन आज मैं आपसे शुद्ध रूप से हिंदी में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना है, मुझे आपको बताना है, कम्युनिकेट करना है आपसे। तो हमें नहीं दिखाना कि नहीं नहीं मैं बीएचएस पीएचडी हूं, मेरा इंग्लिश सफल, कुछ नहीं। आप मुझे सुनने मारा, आप मुझे कोई रिस्पेक्ट मत करो, कुछ सम्मान मत दो, लेकिन कम से कम आप जान तो लो कि चीजें क्या होती हैं। मुझे किसी के मान सम्मान की, एक्चुअली मैं एक मेडिटेटर हूं लास्ट 15 सालों से, मैं किसी के मान सम्मान से बड़ा परे रहता हूं। तो इसलिए आज हम बिल्कुल अपने प्योर मदर टंग में बात कर रहे हैं। आप देखें दुनिया में जापान हो, रशिया हो, चाइना हो, ठीक है, पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इनमें इनकी जो एकेडमिक लैंग्वेज, इजराइल हो, एकेडमिक लैंग्वेज क्या है? इनकी भाषा है। इजराइल इजरायली में करेगा, पुर्तगीज में करेगा, जर्मन में करेगा, फ्रांस फ्रेंच में करेगा, देख रहे हैं, चाइनीज भाषा में करेगा, जापान जापानीज में करेगा। लेकिन हम ही इतना एडवांस हैं इंडियंस कि हम इंग्लिश में करते हैं, और भाषा के कारण से हमारे देश की लाखों हजारों प्रतिभाएं हर साल टेड होती हैं। ड्यूटी मीडियम ऑफ इंग्लिश, आप सारा काम इंग्लिश में करें जरूरी है, लेकिन हिंदी में उसको समझें, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोग कुछ समझदार हैं, तो हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मोटे तौर पे मुख्य रूप से दो तरीके होती है, 3 होती है, तो हम मुख्य रूप से 2 की बात करेंगे, तीसरा भी हम कोलाइड कर लेंगे। एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, अमाउंट। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता, ठीक है। तो जब मात्रा का सवाल आएगा, जब प्रश्न आएगा कि मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव, मात्रा क्या है, कितनी मात्रा लें, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यह क्वांटिटिव रिसर्च है। क्वांटिटिव रिसर्च का मतलब ही होता है कि वो साइंटिफिक है, वो डेटा बेस्ड है, वो क्लिनिकल रिसर्च है। तो जो क्लिनिकल रिसर्च है, डेटाबेस रिसर्च है या न्यूमेरिकल रिसर्च है, उसका संबंध होता है क्वांटिटिव रिसर्च से, उसको बोलते हैं क्वांटिटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, चाहे आपके साइकोलॉजी की फील्ड में हो या मेडिकल की फील्ड में हो, योगा हो या मेडिसिन हो, तो इनके रिसर्च मोस्टली
डेटा पे होते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज होता है, योग के लिए होता है, साइकोलॉजी जो साइंस स्ट्रीम में एलाइड साइंस है, साइंस स्ट्रीम में एलाइड साइंस, क्योंकि वो डेटा उसमें होता ही होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि जैसे कि सोशियोलॉजी है या योगा है, तो सोशियोलॉजी योगा में बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि डेटा स्टडी नहीं करते हैं, लिटरेरी स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल करते हैं, तो थ्योरेटिकल स्टडी करने वाले लोग कम हैं। तो ओवरऑल तो जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, अगर हमारे स्टडी में डेटा है, चाहे हमारा पेपर रिसर्च पेपर हो या थीसिस हो, ओके, उसका संबंध है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, तो वो डेटा बेस्ड होगा, क्लिनिकल होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, इंपिरिकल होगा, लाइक योगा, साइकोलॉजी, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, हेल्थ मेडिसिन एक्सेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें प्रिज्म गाइडलाइन फॉलो की जाती है। अब प्रिज्म गाइडलाइन क्या है, आप उसको नेट पे सर्च कीजिएगा, इसमें 27 पॉइंट होते हैं। तो जो दुनिया के बड़े जर्नल्स हैं, जैसे कि वेब साइंस या स्कोपस के जो रिपोर्टेड जर्नल है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, खास करके Q1, Q2, Q3, Q4 भी, लेकिन मोस्टली Q1, Q2, तो उनमें आप कोई रिसर्च पेपर, आप ओरिजिनल रिसर्च पेपर या ओरिजिनल आर्टिकल आप सेंड करेंगे ना, तो वो मांगेगा कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें। कोई पेपर लिखने से पहले हम उस जर्नल के वेबसाइट को एक्सेस करते हैं कि आर्थर गाइडलाइन क्या है। ठीक है, आर्थर गाइडलाइन क्या, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है, तो सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो बताएगा कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें, उसके आधार पे पेपर हमको दें, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट देम। तो प्रिज्म गाइडलाइन क्या है, 27 पॉइंट क्या है, आप उसे देखिएगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। ठीक है, मतलब ऐसे रिसर्च जिसमें डेटा का प्रयोग न हो, ठीक है, जो साइंटिफिक वे में न हो, जो क्लिनिकल न हो, जिसमें थ्योरी हो और लिटरेचर हो। ठीक है, जैसे कोई हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा है, साइकोलॉजी पे कर रहा है, सॉरी हिस्ट्री पे कर रहा है, हिस्ट्री छोड़, हिस्ट्री में भी डेटा कभी कभी होता है। मान लो कोई हिंदी पे रिसर्च कर रहा है, हिंदी भाषा से, तो उसका टोटल रिसर्च क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा। अब हिंदी से पीएचडी में कर रहे हैं, उसमें डेटा कौन सा कम है, तो थ्योरेटिकल होगा। जो योग से कर रहा है उसका थ्योरेटिकल भी हो सकता है और डेटा का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप डेटा पे काम कर रहे हैं तो आपके वर्क को ज्यादा रेलेवेंट माना जाएगा, काफी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग, लाइक सिनॉप्सिस राइटिंग हो या पेपर राइटिंग हो, ठीक है, तो हम दो तरह के मुख्य रूप से मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव साइंटिफिक होती है, डेटा बेस्ड होती है। क्वालिटेटिव है, जो गुणात्मक रिसर्च है, वो डेटा बेस्ड नहीं होती, थ्योरेटिकल होती है या लिटरेरी होती है। तीसर की रिसर्च होती है मिक्स स्टडी या मिक्स मेथोडोलॉजी। इसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को मिक्स कर देते हैं, मतलब हम कुछ डेटा की बात करेंगे और कुछ थ्योरी की बात करेंगे। आप कहेंगे हाउ पॉसिबल, जब आप पेपर लिख रहे होते हैं तो उसमें पेपर एक कई कैटेगरी मानी जाती है, जैसे ओरिजिनल आर्टिकल है, हाँ, तो पीयर रिव्यू है। तो पीयर रिव्यू दो होता है, एक पीयर रिव्यू होता है कि आप किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे, किसी थ्योरी पे आप पेपर लिखते हैं, थ्योरेटिकल मोड में या लिटरेरी मोड में, ठीक है। और एक आपका रिसर्च रिव्यू पेपर होता है कि वो आपने गूगल स्कॉलर से या रिसर्च गेट से आपने जो पेपर डाउनलोड किया है वो डेटा का है। डेटा का जो पेपर है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के पेपर को या डेटा के पेपर को जो आप लेते हैं उसको रिव्यू करते हैं, तो डेटा का रिव्यू पेपर माना जाता है डेटा। देखिए आप रिव्यू, क्योंकि वो आपके लिए प्राइमरी डेटा नहीं, आपके लिए सेकेंडरी डेटा है जो उस पेपर को क्रिएट किया। जिससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी करी, ठीक है, आपने जिस डेटा का इस्तेमाल किया है अपने थीसिस में, उस डेटा पे आपको पेपर पब्लिश कराना चाहिए। सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया है। तो जो आपने पेपर पब्लिश कराया वो प्राइमरी डेटा मतलब द डेटा क्रिएटेड बाय यू ड्यूरिंग पीएचडी और अदर एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो जो आपने डेटा क्रिएट किया दैट इज प्राइमरी डेटा। लेकिन जिस डेटा को आप इस्तेमाल करते हैं, किसी पेपर का ले लिया, या मान लीजिए कि आप WHO को डेटा ले लिया, ठीक है, किसी हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा में ले लिया, तो जब डेटा आप कहीं से हायर करते हैं तो उस डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा के आधार पे जब आप रिव्यू पेपर लिखेंगे ना,
तो उसमें आपको दोनों मेथोडोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ठीक है, क्वांटिटेटिव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहीं से डेटा लिया है, उस डेटा को बताना पड़ेगा। क्वालिटेटिव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जिस टॉपिक पे पेपर लिख रहे हैं ना, कुछ थ्योरी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे पेपर, ऐसे रिव्यू पेपर मिक्स्ड मेथोडोलॉजी में चलते हैं, जिसमें डेटा, जिसमें सेकेंडरी डेटा और लिटरेचर थ्योरी का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये चीज आपकी हो गई, ये आपका हो गया। दो चीज हम और बात करेंगे। रिव्यू स्टडी आती है, तो रिव्यू स्टडी में दो शब्द सुनने को मिलते हैं, एक है आपका नैरेटिव रिव्यू, दूसरा आपका सिस्टमेटिक रिव्यू। तो नैरेटिव रिव्यू कुछ नहीं है, नैरेटिव रिव्यू लिटरेचर रिव्यू है। जब हम किसी थ्योरी पे पेपर लिखते हैं ना, थ्योरी पे किसी सिद्धांत पे, तो उसी को नैरेटिव रिव्यू कहते हैं, या उसी को थ्योरेटिकल पेपर करते हैं। तो ऐसा रिसर्च पेपर जो किसी सिद्धांत पे आधारित हो, किसी लिटरेरी स्टडी पे आधारित हो, उसी को हम कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। और दूसरा है आपका सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू का मतलब होता है कि ऐसा रिसर्च पेपर जिसमें डेटा का इस्तेमाल हो, प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल आपने किया हो, आप वो पेपर लिख रहे हो या थीसिस लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में जिस मेथोडोलॉजी का आप प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक, सॉरी मेथोडोलॉजी। आपकी मेथोडोलॉजी तो क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे सिस्टमेटिक रिव्यू। तो सिस्टमेटिक रिव्यू में आप मोटे तौर पे एक बात याद रखिए, सिस्टमेटिक रिव्यू का मतलब होता है कि वो पेपर डेटा आधारित है, क्लिनिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसमें प्रिज्म गाइडलाइन फॉलो करना है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। सिस्टमेटिक रिव्यू मतलब कि आपको प्रिज्म गाइडलाइन फॉलो करना है। ये अंतरराष्ट्रीय मानक है, इसमें 27 पॉइंट होते हैं, उसको आपको पेपर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैलिड पेपर, वैलिड रिसर्च नहीं मानी जाएगी। अच्छे जर्नल्स उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो एट एनी हाउ वी हैव टू इंक्लूड इन योर पेपर, इन योर ओरिजिनल आर्टिकल 27 बेस्ट प्रिज्म गाइडलाइन। ओके, so once again I repeat it, narrative review, that is theoretical in the sense, systematic review in the sense it is based on primary data or based on 27 points क्या है प्रिज्म गाइडलाइन। ओके, ये आपका हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं पेपर पे। पेपर जैसे हम पेपर राइटिंग कर रहे हैं, तो पेपर कई तरह के होते हैं। ओरिजिनल आर्टिकल है, ओरिजिनल आर्टिकल को ही रिसर्च आर्टिकल कहते हैं, जिसमें प्रिज्म गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। फिर आपका रिव्यू आर्टिकल है। रिव्यू आर्टिकल मैंने बताया कि नैरेटिव रिव्यू है, ये थ्योरेटिकल होता है, लिटरेरी रिव्यू पर आधारित होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल स्टडी, जब आप किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जैसे लाइक आप योग में किसी डिजीज पे या किसी मेडिसिन को ट्राई कर रहे होते हैं, दैट इज क्लिनिकल। तो क्लिनिकल जो स्टडी है, ठीक है, तो क्लिनिकल स्टडी हो, केस स्टडी हो, शॉर्ट आर्टिकल हो, पीयर रिव्यू हो, ओरिजिनल आर्टिकल हो, ये कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पेपर दो तरह के हम देखेंगे, एक ओरिजिनल आर्टिकल, तो ओरिजिनल आर्टिकल में केस स्टडी भी आ जाएगा, क्लिनिकल स्टडी भी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में कोई डेटा नहीं होता, कोई प्राइमरी डेटा नहीं होता है, सिंपली आप थ्योरी उठाते हैं, लिटरेचर उठाते हैं, उसके सिद्धांत को बताते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल आर्टिकल में बेसिकली शामिल करना पड़ता है जो हेडिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, डिस्कशन है और रेफरेंस हेडिंग होती है। और रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, ठीक है, लिटरेरी रिव्यू, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रेफरेंस है, ये चीज हम शामिल करते हैं। तो थोड़ी मैं शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है, आप लोगों को समय भी देना है बात करने के लिए, तो थोड़ा समय इसको शॉर्ट में करूंगा। ओरिजिनल आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट आपको 200 से 300 वर्ड में लिखना पड़ेगा। कोई जर्नल कहता है कि नहीं 200 वर्ड में लिखो, कोई कहेगा 250, कोई कहेगा 150, कोई कहेगा 300। 200 के 300 के बीच में आपको एब्स्ट्रैक्ट देना है। कीवर्ड 5 से 10 वर्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। अगर
3.5 या 3 से 4,000 वर्ड का पेपर लिख रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 4 पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो 4 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। पहले पैराग्राफ में आप बैकग्राउंड दिखाएंगे, जिस टाइटल पे आप पेपर लिख रहे हैं उसके बारे में आप 8-10 लाइन लिखिए, आप इसको बोलते हैं बैकग्राउंड, एक पैराग्राफ का, ठीक है। उसके बाद में आप जो अगला पैराग्राफ है आप लिखिए अर्लियर वर्क कैरी आउट, मतलब वर्तमान में आप जो टॉपिक पे पेपर लिख रहे हैं ना, क्या वर्तमान में कोई काम हुआ है? अगर हुआ है तो उस पे आप एक पैराग्राफ आप लिखिए। आप सर्च कीजिए वेबसाइट इस पे गूगल स्कॉलर से रिसर्च गेट पे कि आप जो पेपर लिख रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई काम है तो क्या पेपर है, उसको डाउनलोड करो, आप उसको पढ़ो, पढ़ करके एक पैराग्राफ में उसको आप इनपुट कर दीजिए इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में उस पेपर का सिग्निफिकेंस क्या है, जो आप पेपर लिख रहे हैं ना उसका इंपॉर्टेंस ही क्या होगी, लोग क्यों पढ़ेंगे उसको, आपके पेपर में क्यों पढ़ेंगे, मुझे क्या लाभ होगा, उसके सिग्निफिकेंस बताइए आप, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो तीसरे पैराग्राफ में आप बताएं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ओके। लास्ट पैराग्राफ में बताइए कि जो आप पेपर लिख रहे हैं ना तो इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, आप यह पेपर क्यों लिख रहे हैं, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इंट्रोडक्शन के चौथे पैराग्राफ में आएगा। इस तरीके से 3 से 4 पैराग्राफ बनेंगे इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड, अर्ली वर्क, सिग्निफिकेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये 3 से 4 पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं जो दुनिया के हायर जर्नल जिस फॉर्मेट में पेपर को रिक्वायर्ड करते हैं। उसके बाद में मटेरियल मेथोडोलॉजी है। अगर आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, प्राइमरी डेटा का, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्लिनिकल स्टडी आपने किया तो उसका क्राइटेरिया क्या है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एक्सक्लूजन क्या है, ठीक है, डेटा स्टडी आपने कैसे किया, डेटा कलेक्शन क्या है, तो स्टडी डिजाइन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का तमाम सारे उसको दिखाने पड़ते हैं। आप कोई डेटा के पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक। अगर बाय द वे ये अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो कुछ नहीं करना है, मटेरियल और मेथड में बस एक पैराग्राफ लिख देना है कि मेरी मेथोडोलॉजी है, इसमें फला 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 फला, और इसमें क्या लिखा जाएगा कभी और बात करेंगे। उसके बाद आप सीधे आ जाना है रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन में। अगर पेपर आपका प्राइमरी डेटा का है तो रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन हेडिंग पड़ेगी, आप पूरे डेटा का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ये ओरिजिनल पेपर डेटा पेपर नहीं है तो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू में सारे थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, और चाहे तो उसी में डिस्कशन ऐड कर देंगे या चाहे तो हम डिस्कशन को अलग से लिख सकते हैं 2-3 पैराग्राफ में। लास्ट में आपका आया कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा एंड हमेशा आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बेस पे होना चाहिए, ध्यान रखिए। कंक्लूजन एक पेज से ज्यादा ना हो, सॉरी एक पैराग्राफ से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से 10 लाइन मैक्सिमम। क्या लिखा जाएगा, आपने इस पेपर का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखा है ना उसी के आधार पे कंक्लूजन क्रिएट करना है। वन थिंग, सेकेंड थिंग्स इज दैट कि इस पेपर का फ्यूचर स्कोप क्या है, आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर स्कोप क्या है कंक्लूजन में दिखाइए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के आधार पे आप कंक्लूजन को ड्रा करो। एक चीज मैं भूल गया कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे ना तो एब्स्ट्रैक्ट में भी आपको 2 से 3 लाइन दिखाना पड़ेगा कि इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, आपको 2 लाइन में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी दिखाना पड़ता है, लास्ट पैराग्राफ मैंने बताया इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ। फिर डिस्कशन में उसके आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर रेफरेंस है, अब रेफरेंस आप किताबों को लें, कम से कम 10 से 15 अगर रेफरेंस देना है तो 10 किताबें हो ताकि इस पेपर की एक ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो। उसके बाद में 4 से 5 पेपर आप ले लें पेपर का जो रिसेंट में कोई पेपर पब्लिश हुआ है गूगल स्कॉलर से, ताकि ये हो कि भाई हमने अपने पेपर को अपडेट किया हुआ है, ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ जर्नल के बारे में। यूजीसी, आप यूजीसी केयर लिस्ट के आप साइट पे जाएं, ठीक है, वहां पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे।
ऑप्शन खुलेगा। आप जब भी लॉगिन करेंगे तो लिस्ट ए लिस्ट बी, लिस्ट ए में वे जर्नल होते हैं जो भारतीय होते हैं प्योर रूप से, उनकी ऑफिस भारत में होती है, उनके ओनर भी भारतीय होते हैं, पब्लिशर भी भारतीय होते हैं। वे जर्नल यूजीसी के लिस्ट वन मतलब लिस्ट ए में वो लिस्टेड होते हैं, इंक्लूड होते हैं लिस्ट वन में, लिस्ट ए में, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट बी है उसमें ऐसे जर्नल इंक्लूड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बेस के हैं, जिसको स्कोपस या वेब ऑफ साइंस कहते हैं। तो लिस्ट बी पे आप जाएंगे तो वहां से आप जा सकते हैं सीधे स्कोपस के लिंक से और वेब ऑफ साइंस के लिंक से वहां पे आप जा सकते हैं। जो एसडीआर पोर्टल है या जो सीमांगो का पोर्टल है, ठीक है, या फिर क्लेरिवेट का पोर्टल है। अगर वेब ऑफ साइंस से जाना चाहेंगे तो क्लेरिवेट के पोर्टल पर जाएगा जहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। अगर स्कोपस से जा रहे हैं तो एसडीआर का पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। तो एसडीआर पे जाके अकाउंट बनाएं अपना, फिर किसी भी पेपर को आप जर्नल को आप सर्च करें, ओके। तो यहाँ पे आपको Q1, Q2, Q3, Q4 के बहुत सारे पेपर मिलेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपका ये लिस्ट बी का जर्नल है ना, तो Q1, Q2 को आप प्राय न लें, क्योंकि Q1, Q2 को जो जर्नल्स होते हैं वो बहुत उनका जो मतलब गाइडलाइन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो उस पेपर को लिखने के लिए एक्सट्रीम एक्सपीरियंस चाहिए, जो पीएचडी के दौरान जल्दी नहीं मिल पाता है, बहुत रेयर कोई कर पाता है, नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें अगर कोई सीनियर आपका है, प्रोफेसर है, कोई मित्र है, तो आपका हेल्प कर देगा उसकी गुणवत्ता को क्रिएट करने में। अदरवाइज एक स्टूडेंट के लिए Q1, Q2 को मेंटेन करना संभव नहीं है। तो अगर हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली आप चुनिए Q3 या Q4 रेटिंग का। Q3, Q4 रेटिंग का चुनेंगे तो ऐसे जर्नल ज्यादातर भारतीय मिल जाएंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखें, जब आप स्कोपस वेब साइंस के जर्नल्स एक्सेस करें ना, तो वे जर्नल को एक्सेस करें जिसका ओनर भारतीय हो, जिसकी ऑफिस भारत में हो। आप पूछिए क्यों? क्योंकि उनकी फीस कम होती है, 5 से 10 हजार। 5 से 10 हजार में आपका इंडियन स्कोपस या इंडियन वेब ऑफ साइंस में पेपर आपका छप जाएगा एटलीस्ट 6 महीने में। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर का जर्नल आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसकी फीस कम से कम जाएगी 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे करके, ठीक है। तो उतना पैसा भाई नहीं होते हैं हम इंडियंस के पास, ठीक है ना, वी आर इन स्ट्रगलिंग फेस। तो आप ठीक है, आप प्रोफेसर बनने के बाद 50 हजार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एज ए पीएचडी स्कॉलर आप ऐसे जर्नल चूज करें जो इंडियंस, जिसको ओनर, जिनके ओनर मीन्स पब्लिशर इंडियंस हो, वो आपको 3,000 से लेकर के 10,000 के बीच में मिल जाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जर्नल अपनी फीस कम रखते हैं, विदेशियों के लिए भी कम रखते हैं। जैसे कोई जर्नल है, मान लीजिए कि उसकी फीस 5,000 है, तो वही जर्नल अगर कोई विदेशी आएगा तो वो कम से कम चार्ज करेगा 20 से 30,000 के बीच में। जो आपके लिए 5,000 है ना, 5,000 फीस उसकी, जिसको बोलते हैं एपीसी, आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग चार्ज, एपीसी, वो फॉरेनर के लिए वही चार्ज आएगा 20, 25 या 30,000 के आसपास, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे जर्नल हैं, मेरे पास दोस्त लिस्ट है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि कौन सा जर्नल है इसमें पब्लिश करवाएंगे, ठीक है ना। तो उस पर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो ठीक है, बातें तो बहुत सारी हैं, मेरी तरफ से बातें खत्म हो गई हैं। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन करें ताकि आपके व्यक्तिगत क्वेरी को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। जी, आप लोग बताएं, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? सर, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है ना, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी करेंगी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है जो यूजीसी ने बनाया है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्हीं स्टूडेंट का एडमिशन कर पाएंगी जिन लोगों ने यूजीसी नेट के 3 कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ में, नेट में, या पीएचडी एंट्रेंस का जो क्राइटेरिया है। अब जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कराती थी ना अपने पीएचडी के लिए, उसको खत्म किया जा रहा है। खास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो तो बिल्कुल खत्म कर चुकी है। ठीक है, एक आध का कुछ यूनिवर्सिटी होगी प्राइवेट में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी कर सकती है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो उस व्यवस्था को डेमोलिश कर रही है। इसलिए आप इस चक्कर में न रहें कि एडमिशन वहां पे होगा। आप यूजीसी क्वालिफाई करें,
आप बेहतर यूनिवर्सिटी को चूज करें। और कोई क्वेश्चन? सर अगर जैसे इंटरव्यू में एक जा एक रहे हैं, एक एक करके। हाँ जी जी, आपको शुभना। जी सर। जी जी। सर जैसे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जो पीपीटी हम बनाएंगे अपने टॉपिक को लेकर, वो कितना बड़ा होना चाहिए और कैसा हो कि प्रभावशाली हो वो? देखिए, इंटरव्यू में तो ज्यादा समय नहीं मिलता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मैक्सिमम 10 मिनट्स मिलते हैं। 10 मिनट्स में आपको पीपीटी प्रेजेंट करना है, आपको कर देना। तो आप मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू में 10 मिनट से ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा मिला दूसरी बात है, लेकिन आप 10 मिनट में पूरी प्रिपरेशन करें। 10 मिनट में प्रिपरेशन करने के लिए आपकी स्लाइड है वो 8 से 10 स्लाइड होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। 8 से 10 स्लाइड ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगी, वो भी आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिस पे आपको इंटरव्यू देना है, एक्चुअली पीएचडी के एंट्रेंस के लिए आप जा रही हैं ना, अरे इंटरव्यू के लिए, तो उसमें सवाल क्या करते हैं कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं। वो अलग की बात है कि बाद में टॉपिक चेंज होते रहते हैं। तो आपने एक फॉर्मेट बना लिया, आपने एक मूड बना लिया, भाई हमें इस पे काम करना है, ठीक है ना। तो उस पे पीपीटी बना लीजिए, बोले सर मुझे इस पे काम करना है। तो आप उसको बताओ, ताकि जो पैनल में बैठे प्रोफेसर हैं उनको विश्वास हो सके कि आप बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि पीएचडी में एडमिशन के पहले जो वाइवा होता है, उसमें हम बहुत बेहतर परफॉर्मिंग नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए क्या है कि आप किसी पीएचडी स्कॉलर से, जो पीएचडी कर चुका हो या कर रहा हो, उससे आप संपर्क करें, उससे कुछ आइडियाज लें और अपनी पीपीटी को बनाएं। लेकिन सर लैंग्वेज हाँ का बताएं। भी इशू रहता है क्या? जैसे कुछ लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश वो थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं इंग्लिश के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीपीटी आप इंग्लिश से बना लें, ठीक है, लेकिन जो आप उसे एक्सप्लेन करेंगी, आप मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो पीपीटी है ना, आप इंग्लिश से बनाएं। आप पढ़े हैं इंग्लिश में, लेकिन बीच में जैसे मान लीजिए आप समझा रही हैं, बता रही हैं ना, तो उसमें एक दो लाइन हिंदी का भी पुट कर दें, क्योंकि हम अच्छे से कॉन्फ्रेंस में देखे हुए हैं। मतलब इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा इसका नहीं मतलब है, ये है? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमारे पास शब्दकोश अच्छा रहता है हिंदी का। बिल्कुल इंग्लिश का बिल्कुल शब्दकोश उतना बेहतर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में पीपीटी बना सकती हैं, बन सकता है, या इससे कोई दिक्कत नहीं है। जी पीपीटी ठीक है, बना लेंगे, लेकिन जैसे उसको हमको एक्सप्लेन करना है तो वो हम हिंदी में ही कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे होता क्या है ना कि आपने पीपीटी बना लिया, आप स्लाइड को आपने 30 सेकंड में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आपने पीपीटी में, जैसे कि जो फर्स्ट फर्स्ट पीपीटी है या जो फर्स्ट स्लाइड है, उसमें आपने क्या लिखा है, तो उसको उसको 1 से 2 लाइन में हिंदी में उसके क्रक्स को, उसको मीनिंग को, इसेंस को बता दीजिए, हो जाएगा। अरे ऐसे ही होता जी है। जी आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, जो विवेकानंद योगा संस्थान है ना आपका बंगलोर का, उससे तो बड़ा कोई जी। है नहीं। तो उसके बड़े बड़े प्रोफेसर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं, वी आर इंडियन, हमारे नेचर में है, हम बात करते करते हिंदी में आ जाते हैं भाई। और योग ऐसा आप सब्जेक्ट है कि हिंदी से ही ज्यादा बेटर तरीके से उससे जुड़ पाते हैं नहीं, बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा। आप निश्चिंत रहें, आप पीपीटी इंग्लिश से बनाएं। बल्कि उसमें कोई अगर एक दो या जो आप चाहें, अगर श्लोक देना चाहें तो श्लोक आप दे लें, उससे बात कर लें। पीपीटी 30 सेकंड में, 1 मिनट में जो भी हो उसको पढ़ लें, और उसके बाद में जो आप समझाएं ना ऑडियंस को, या प्रोफेसर के लोग हैं, उसको हिंदी में बताएं आप। फिर नेक्स्ट पीपीटी ओपन होगा, पीपीटी का पढ़ें, हिंदी में बताएं, फिर नेक्स्ट पीपीटी होगा। ये हम बीएचयू का भी तरीका बता रहे हैं, क्योंकि मेरा तो मेडिकल साइंस है ना पीएचडी, तभी ऐसा होता है। जी बीएचयू से बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज तो है नहीं। तो हम बीएचयू मेडिकल कॉलेज की बात, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एसआर थे, जेआर थे, मेडिकल डॉक्टर लोग। तो क्या कर रहे थे, पीएचडी पीपीटी उन्होंने उसको पढ़ा, फिर उसको हिंदी में समझा दिया। तो होता क्या है ना, देखिए आपने इंग्लिश में पीपीटी बनाया, स्पष्ट हुआ कि आप इंग्लिश आती है, ठीक। अब आप हिंदी में बताएंगे ना, तो इससे ये मैसेज जाता है कि नहीं, आप बेहतर ढंग से समझा पा रही हैं। आप न केवल इंग्लिश में काम कर सकती हैं, बल्कि हिंदी में बेहतर समझा सकती हैं आप। इससे आपको एडवांटेज मिलता है, आपको एड मिलता है। तो आप निश्चिंत रहे मैडम, आप इंग्लिश में पीपीटी बनाएं,
10 मिनट के लिए 8 से 10 पीपीटी, ओके। देन आप उसे अभ्यास कर लें, ठीक है। फर्स्ट पीपीटी, सेकंड पीपीटी, अरे जब जो स्लाइड ओपन हो उसको आप पढ़ें कम से कम 30 सेकंड में या 45 सेकंड में। फिर उसमें उस पीपीटी में उस स्लाइड में आप क्या करना चाहिए, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, तो उसमें आप क्या करना चाह रही हैं 1, 2, 3 लाइन में हिंदी में बता दीजिए आप, हो गया आपका, दैट्स ऑल। हाँ, उसमें आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रहे, पूछेगा कि आप इस टॉपिक पे आप काम कर ले जा पाएंगी, आप किसी भी प्रश्न का पॉजिटिव उत्तर दें। चलिए आप मुझे कभी फ्री होके आप बात कीजिएगा तो मैं बता, क्योंकि आज तो बहुत लोग भी सर एक सवाल बात करने और के लिए। पूछनी थी। जी हाँ, अभी बताएं। जो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं कॉलेजों के, तो उनके लिंक आते हैं हमारे पास। उनमें ठीक है, कई सेमिनारों में ये सुविधा भी दी जाती है कि आप अपना शोध पत्र भेजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए, और प्रिंट भी हम करवाएंगे अपने कॉलेज की तरफ से। तो हाँ ये ठीक है। बेनिफिशियल रहता है क्या? देखिए इसमें 2-3 बातें होती हैं जो ऐसे कॉन्फ्रेंस कराते हैं। एक तो मैं बता दूं आपको कि कॉन्फ्रेंस पैसे कमाने का एक जरिया भी हो चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। वन थिंग्स, कॉन्फ्रेंस कराना, पेपर कॉल करना एक फैशन हो चुका है कॉलेज के लिए पैसे कमाने का। लेकिन ये बात मैं किसी ऑफिशियल मैन से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वो लोग पेपर के नाम पे आपसे 1500-2000 रुपये आपसे ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है। आपने पेपर प्रेजेंट करा, पेपर लोगों ने मंगवा लिया, तो उसमें 2-3 बातें होती हैं। कभी कभी लोग क्लेम करते हैं कि ठीक है जी आप कहाँ वेब साइंस में इसको बस में पब्लिश करवा देंगे, तो बाद में क्या मालूम पड़ता कि नहीं नहीं वो आईएसबी वो इसमें आईएसबीएन के किसी बुक में या किसी ऐसे रिव्यू पेपर में वो करवा रहे हैं। क्योंकि कई केसेस मेरे सामने आई हैं, कई केसेस मेरे फ्रेंड के साथ भी आई हुई हैं। तो आपने कहा कि ठीक है सर मैं तो इसको बस नाम में दिया था, आप ये रिव्यू में क्यों करवा रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया ना, तो अगर पेपर पीयर रिव्यू में करवा भी दिए तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, तो उससे बेहतर है ना उस पेपर को आप स्कोपस में वेब साइंस में आप दीजिए। आपने बढ़िया पेपर तैयार किया, वर्क किया, ठीक, वो आपके किसी एक आईएसबीएन में किसी छपवा दिए या कोई रिव्यू पेपर में उन्होंने छपवा दिया, उससे फायदा क्या लाभ होगा, बस वी गॉट बेनिफिट। हाँ, अगर वेब साइंस स्कोपस है दैट्स बेटर, तो उससे बेहतर है कि हम अपने पेपर को पब्लिकेशन में स्वयं भेजें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्वाइन करें, लेकिन उस पेपर पे बहुत आप ज्यादा फोकस न करें। हाँ, अगर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, इंडिया के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, ठीक है, और काफी रिपोर्टेड है, तो उस कॉन्फ्रेंस को में आप वर्क करें, पेपर को बढ़िया से प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम वेब साइंस में या स्कोपस में कराएंगे तो लोग कराते हैं, लेकिन वो रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बाकी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। और कुछ नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद सर। नेक्स्ट वन। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। जी मैं जी ये पूछ रहा था कि जो रिसर्च जर्नल से, जी जी, एक तो है स्कूपस है और वेब साइंस बोले आप, हाँ और ठीक है, रिसर्च गेट, ठीक है। ये सब में मतलब पीएचडी तो कर रहे होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं भी हो तो भी आर्टिकल दे सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब वो ऐसे कैसे, वो जो 27 पॉइंट जो बोले आप जी जी जी। गाइडलाइंस, वो कैसा हम्म। प्राप्त होगा, वो एक है। और एक को राइटर होने से मतलब, एक मान लीजिए कि आप एक शोध पत्र लिख रहे हैं, उसके साथ आप कई आप लोगों को आ, जुड़। आप एक क्वेश्चन में 4 आप सिंगल क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप सिंगल क्वेश्चन करें ना, एक क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं। एक क्वेश्चन करें, मैं आंसर करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कीजिए आप क्लैरिटी के साथ। मतलब ये जो मैगजीन्स जो जर्नल्स है, हम्म। उसमें मतलब कोई भी दे सकते हैं ना, मतलब रिसर्च कर रहे हो या ना कर रहे हो, हाँ वो भी दे सकते हैं। हाँ रुक जाइए। जो जर्नल है, ठीक है, उसमें जब हम पेपर सबमिट करते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका डिजिग्नेशन क्या है। जब अकाउंट आप बनाएंगे ना उस जर्नल पे, पेपर सबमिट करने बिफोर सबमिटिंग अ पेपर यू हैव टू क्रिएट द पर्सनल अकाउंट फॉर लॉगिंग ऑन दैट पर्टिकुलर जर्नल, ओके।
तो उसमें एक चीज रिक्वायर करेगा कि आपका ऑफिशियल डिजिग्नेशन क्या है, आप इसे स्कॉलर हैं या किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, क्या आप हैं, डिजिग्नेशन रिक्वायर्ड होगा। तो एक तो डिजिग्नेशन देना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे आप इसे स्कॉलर हो चाहे आप फैकल्टी हो, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन आप एक सवाल है कि क्या कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है या कहीं किसी पद पे डिजिग्नेट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जहां पे पेपर कोई भी सेंड कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, कि वहां पे जैसे कि इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का जो जर्नल है तो उसमें कोई भी दे सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन वहां पे पेपर छपने में, कम से कम पब्लिश होने में 1 से 2 साल लगता है। तो बिल्कुल फ्री है, आप रिसर्चर हो चाहे ना हो, आप पेपर उस फॉर्मेट में करके आप दे सकते हैं। उस पेपर का वही मूल्य होगा जो वेब साइंस स्कूपस के पेपर का होता है। लेकिन किसी ऑफिशियल जर्नल में आप पेपर सबमिट करेंगे तो उसके लिए रिसर्चर या फैकल्टी होना बहुत जरूरी है। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो को राइटर इस एक और কথা बोल रहे थे कि को राइटर मतलब मान लीजिए कि आपका मैंने एक रिसर्च पेपर देंगे, उनके साथ कोई 2-4 लोगों को भी जोड़ सकते हैं, मतलब को राइटर कोई हाँ ठीक, रिसर्च कर रहे मैं समझ होंगे गया, मैं समझ उसमें। गया, हाँ जी। मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। और प्लागरिज्म के बारे में भी बोल रहे ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू कम्युनिकेट टू मी। आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप उसमें एक से अधिक को ऑथर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर आपने लिखा, आप फर्स्ट ऑथर हैं और करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं। तो देखिए 3 चीज होती हैं, मेन ऑथर, करस्पॉन्डिंग ऑथर और को ऑथर। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर कोई भी हो सकता है। करस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब ये होता है कि वह ऑथर जो पर्टिकुलर जर्नल से पूरी कम्युनिकेट करेगा, ईमेल का रिस्पॉन्ड करेगा, उसको ईमेल करेगा, कोई सूचना मांगेगा, या कोई भी पेपर पे अगर पेपर को एडिट करना है, कोई इसको एविडेंस चाहिए, तो सारा कम्युनिकेशन जर्नल का एडिटर जिस व्यक्ति से करेगा उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग ऑथर। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर कोई भी हो सकता है, फर्स्ट ऑथर भी हो सकता है, को ऑथर भी हो सकता है, ठीक है। मेन ऑथर के बाद जितने शेष ऑथर होते हैं आपके पेपर के, वो को ऑथर कहलाते हैं। जैसे ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर 3, 4, तो सबका डिजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो हम कभी किसी और टॉक में बात करेंगे, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो जाएगा कि कैसे जर्नल हम पेपर जर्नल्स पे वेबसाइट लॉगिन करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सबमिटिंग करेंगे, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो टुडे इज नॉट पॉसिबल, तो आई विल कम्युनिकेट यू इन नेक्स्ट सेशन फाइल, यू पर्सनली कांटेक्ट मी। ओके, हाँ नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर नॉट? और कोई क्वेश्चन? सर एनी मेरा क्वेश्चन एक ऑफ यू? क्वेश्चन है। जी सर, जी मैं मानसी बोल रही हूँ। सर जी जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे और कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से कॉलेज का सिलेक्शन करें, और मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए, या आपके रिकमेंडेशन हैं स्पेशली दिल्ली के अराउंड कॉलेजेस के? ओके ओके, तो आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। अभी नेट अच्छा, एग्जाम देना है, उसके बाद पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे सिलेक्शन करें, कहाँ भरें, उस नहीं ठीक, चीज को गाइडेंस हो। ओके ओके ओके, जस्ट आई रिस्पॉन्ड यू। तो करंटली यू आर क्वालिफाइड नेट और नॉट, नेट जेआरएफ और नॉट? नहीं सर, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, देना है एग्जाम। ओके ओके ठीक है। तो अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेती हैं तो देखिए योग के डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में नहीं है। फर्स्ट थिंग्स, योग के डिपार्टमेंट जैसे कि इधर नॉर्थ इंडिया में एक मणिपुर यूनिवर्सिटी मैंने देखा, और शायद एमपी में भी कुछ जगह है, मतलब कि बहुत कम जगह है। तो अब जहाँ पे योग का डिपार्टमेंट है तहाँ तो अच्छी बात है, आप इनरोल हो सकती हो। लेकिन सवाल है कि नेट के जेआरएफ के जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, अब
रिसर्च के डिपार्टमेंट, योग के डिपार्टमेंट बहुत कम है, तो सवाल है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे गैदरिंग ज्यादा होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये ना देखें कि किस यूनिवर्सिटी में योगा का डिपार्टमेंट है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आजकल रिसर्च 2 मोड में हो रही है, एक तो मेन डिपार्टमेंट से, दूसरा होता है एलाइड डिपार्टमेंट। एलाइड डिपार्टमेंट मींस इंटर डिसिप्लिनरी मोड। फॉर एग्जांपल बीएचयू में योगा डिपार्टमेंट नहीं है, हालांकि बीएचयू में पीजी डिप्लोमा है योग से, लेकिन पर्टिकुलर योग का डिपार्टमेंट नहीं है जहां से आप रिसर्च कर सकें। तो लेकिन बीएचयू में इस समय कम से कम 1 दर्जन से स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। अब कैसे होता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो योग के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एलाइड डिपार्टमेंट ऑफर करती है। जैसे बीएचयू में जो मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट है आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेद में करीब 16 डिपार्टमेंट है। तो 16 डिपार्टमेंट में चाहे वह रचना शरीर डिपार्टमेंट हो, काय चिकित्सा हो, क्रिया शरीर हो, द्रव्य गुण हो, ठीक है ना, तो 16 डिपार्टमेंट है आयुर्वेद के। ये सब स्टूडेंट, इस सारे के सारे लोग योग के स्टूडेंट को लेते हैं। तो नोटिफिकेशन निकलता है, आप अप्लाई करें, वहां पे इंटरव्यू दें, आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। या जो फिजिकल, क्या उसको बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक क्रिया क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी योग के टीचर, योग के रिसर्चर की बड़ी जरूरत होती है। तो रिसर्च के लिए आपके ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, खास करके आयुर्वेदा, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी है, ठीक है ना, और भी एलाइड डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, ठीक है, या फिर जो योग डिपार्टमेंट है, या जो कोई योगा की यूनिवर्सिटी है, तो योग की यूनिवर्सिटी को अपना आप देखें, योग के डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी को देखें, जहाँ पे एलाइड मोड में एडमिशन हो रहा है, जैसे मेडिकल साइंस में हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हो रहा है, या आईकेएस के डिपार्टमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एलाइड यूनिवर्सिटी को आप देखें, डिपार्टमेंट को देखें, आप उसको छोड़े ना। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक हम लोग के माइंड में रहता है कि अरे यार, हमने तो योग डिपार्टमेंट से एडमिशन नहीं लिया, हम तो एलाइड मोड से आ रहे हैं। एलाइड मोड में जो रिसर्च कर रहा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे कि जो योग का विद्यार्थी, योग का स्टूडेंट बीएचयू के आयुर्वेद से पीएचडी कर रहा है ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है उससे जो स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के योगा डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा है। कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि बेसिकली जो योगा है ना, वो मेडिकल साइंस ही है। प्राचीन भारत की जो मेडिकल साइंस है वो योग है, ठीक है। तो अगर उस योग को वर्तमान के मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट में आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तो न केवल मॉडर्न मेडिकल साइंस से अपने आप को अलाइन कर पाएंगी, न आयुर्वेदा से, मॉडर्न चिकित्सा से, बल्कि आपने योगा से भी। तो आप में एक मल्टी स्किल जनरेट करेगा, आपका पेपर मल्टी स्किल्ड होंगे, मल्टी जर्नल में जाएंगे। बात समझ रही है? केवल एक डिपार्टमेंट में जाने पे वहां तो योग वाले हैं, लेकिन यहाँ तो मेडिकल साइंस का टीचर बढ़ेगा आपको, जो एमबीबीएस किया हुआ है, या जो एमडी किया हुआ है, जो रिसर्च किया हुआ है, जो कम से कम अपने जीवन में सैकड़ों एमडी और एसआरजेआर को पढ़ाया है, तो उसका लाभ मिलेगा ना। अब दूसरी बात क्या है कि एलाइड डिपार्टमेंट से मेडिकल साइंस करने से फायदा क्या है कि आपके पेपर मोस्टली मेडिकल साइंस के जर्नल में जाते हैं। जैसे मेरे मोस्टली पेपर मेडिकल साइंस का जर्नल में है, तो आप मेडिकल साइंस का कोई डिपार्टमेंट मिले तो उसको प्राथमिकता दें, उसके बाद में आप प्राथमिकता दें योगा डिपार्टमेंट को, या आईकेएस को, या किसी योग की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को। अंडरस्टैंड और नॉट? जी जी सर, हाँ हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट वन। और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन। हाँ नमस्ते सर, जी मेरा नमस्ते। नाम नमस्ते पल्लवी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी जी जी। सर मेरा अभी 17 जून को इंटरव्यू है, तो उन्होंने ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो आपकी स्लाइड्स होंगे ऑनलाइन है तो कि 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो डिस्कशन के लिए टाइम है वो स्लाइड के लिए 3 मिनट है, मतलब स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए 3 मिनट है और डिस्कशन के लिए 2 मिनट है। तो मुझे ये जानना है कि मतलब 2 स्लाइड में मैं ऐसा क्या, मतलब ऐसे कौन सा मैं ऐसे क्या लिखूं कि जो मेरा अच्छे से प्रेजेंटेशन भी हो जाए और मेरा जो मोटिव है वो भी हो जाए, उनसे बात भी हो जाए अच्छे से। आपका किस तारीख को है? 17 17 तारीख।
17 जून को। यस, यूनिवर्सिटी कौन सी है? KKSU से, क्या? रामटेक। KKSU यूनिवर्सिटी रामटेक। ये कहाँ पड़ती है यूनिवर्सिटी? कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक, महाराष्ट्र से है। अच्छा, ओके, महाराष्ट्र से। तो उन्होंने गाइडलाइन में क्या दिया कि पीपीटी आपकी 2 पीपीटी होनी, स्लाइड 2 होनी चाहिए? हाँ, 2 स्लाइड्स होनी चाहिए। गूगल मीटिंग है और मतलब स्लाइड्स के जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए 3 मिनट मिलेंगे और डिस्कशन के लिए सिर्फ 2 मिनट। तो समझ नहीं आ रहा है कितने कम वक्त में मतलब कैसे। ठीक है, इसमें हमें आप बहुत, क्योंकि इसमें मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो आप संडे को आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? हम आपको डिटेल बता देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत सी चीजें पर्सनल बतानी पड़ेंगी, स्लाइड है, क्या क्या डिस्कशन करेंगे। आप अपना जो टॉपिक है ना, जी सर, टॉपिक स्टार्ट कर लीजिएगा, उसमें संडे को आप कॉल, संडे को कौन सी तारीख है? 8 हाँ, तो संडे को आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है? क्योंकि आपका ये प्रश्न आपका काफी पर्सनल है, ठीक है ना? ओके, हाँ, नेक्स्ट वन। सर, बीएचयू में एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या होता है? बीएचयू में नेट जेआरएफ क्वालिफाई लेते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं? देखिए, बीएचयू ने फिलहाल जो लेटेस्ट गाइडलाइन है यूजीसी की, उसने लागू कर दिया है, ठीक है? यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन को बीएचयू ने लागू कर दिया है। उसमें यूजीसी नेट के जो 3 रिजल्ट हैं, जेआरएफ, नेट और यूजीसी एंट्रेंस, ये तीनों कैटेगरी के इंक्लूड किया हुआ है। तो जो जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए ओनली एंड ओनली 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, 100 नंबर का इंटरव्यू है। अब 100 नंबर में आपको जितना नंबर दे दें उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग नेट या पीएचडी एंट्रेंस की कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं, उनका जो मार्क्स उन्होंने गेट किया है यूजीसी के एग्जामिनेशन में, ठीक है, उस मार्क्स पे 70% को डिवाइड करेंगे, मतलब 70% उनके यूजीसी नेट या यूजीसी एंट्रेंस के मार्क्स पे आधारित होगा और 30% उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो 30 नंबर के इंटरव्यू में जितना मार्क्स उनको मिलेगा वो प्लस 70% के अंतर्गत यूजीसी में जो गेट किए हैं नेट में या एंट्रेंस कैटेगरी में, उसको जोड़ के उनकी मेरिट बनेगी और अपनी कैटेगरी वाइज का रिजल्ट आएगा। ओके ओके सर, तो योगा सब्जेक्ट से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मेडिकल्स में लेना होगा सर? मेडिकल्स में ही लेना पड़ेगा। तो इस साल मेडिकल में कम से कम 2-3 डिपार्टमेंट में नहीं है, जैसे कि क्या चिकित्सा रहा है, 2-3 विभाग में इस साल उसकी आपका वो वैकेंसीज थी, 2-3 डिपार्टमेंट में, मुझे याद है 2 या 3 रहा है। वैसे तो स्टूडेंट तो लगभग हर डिपार्टमेंट में है। एक्चुअली है क्या कि बीएचयू में हर साल चेंज करता रहता है, तो उस साल का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा किस डिपार्टमेंट में आपका है। और कोई सवाल? कोई क्वेश्चन आप में से? नो सर। कोई प्रश्न? पीएचडी, जो हम पीएचडी के लिए एग्जाम क्लियर करते हैं यूजीसी में, उसका क्या मेरिट वो रहता है, कट ऑफ क्या रहता है उसका, ओनली फॉर पीएचडी? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जिस साल यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालती है ना, तो उस साल बच्चे जो स्टूडेंट हैं कितना नंबर गेट किए हैं वो तो वेरी करेगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि 70% आपके नेट और यूजीसी कैटेगरी में, जो एंट्रेंस कैटेगरी में जो आपका मार्क्स 70% में आएगा, 30% आएगा आपके इंटरव्यू के लिए, दोनों को जोड़ के मेरिट बनेगी। लेकिन जो जेआरएफ हैं उनको ओनली एंड ओनली 100 मार्क का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 100 नंबर है, आपको जितना मिल जाए, 10 नंबर, 20 नंबर, 90 नंबर, उधर डिपेंड करता है, उधर डिपेंड करेगा कि आप, उधर डिपेंड करेगा कि बोर्ड पे ना, बोर्ड है उसको चेयर है जो ले रहा है। ये तो यूनिवर्सिटी का नॉर्म हुआ ना। मैं जैसे यूजीसी का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो जेआरएफ की हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पीएचडी क्लियर करना चाह रहे हैं, तो पीएचडी क्लियर करने के लिए यूजीसी का कितना कट ऑफ आता है? देखिए, वो तो देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ईयर में उस सब्जेक्ट का कटक क्या गया है, वो आपको देखना पड़ेगा। हर साल का कटक अलग अलग होता है, आपको वेबसाइट पे जाकर देखिए कि इस सब्जेक्ट में हाँ, तो जो कट ऑफ होता है 2-4-5 नंबर प्लस या माइनस के आसपास होगा, और क्या होगा। अब दूसरी बात है कि एक कैटेगरी वाइज वेरी करता है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस या आदि कैटेगरी वो वेरी करता है।
तो जिस कैटेगरी से हम है उस कैटेगरी में देखा जा सकता है 2-3-4 सालों का। ओके, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आप लोगों प्लेगरिज्म, हाँ हाँ, प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म को मतलब 40% अलाउड ऐसा होता है ना कुछ? देखिए, प्लेगरिज्म 10% अलाउ हुआ, 40% कौन का दिया आपसे? अच्छा, ठीक है। Only 10% allow in plagiarism by the official institutions, college, university or any journals. कोई भी पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो 10 अप टू 10%, अधिकतम 10% तक आपका प्लेगियरिज्म होना चाहिए। तो आपने राइटिंग किया तो 10% आप उसको चेक कीजिए। जो प्लेगियरिज्म की साइटें हैं जैसे कि टर्न इन हो गया, टर्न इन पे जाके आप चेक कर लीजिए, या आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं तो वहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी से चेक कर लें, ठीक है ना, या तो कोई आप सब्सक्रिप्शन ले लें, आजकल बहुत सारी वेबसाइटें आई हुई हैं, उसको चेक कर लें। हाँ, प्लेगियरिज्म अगर आया है तो उसको कैसे चेक करें और कैसे उसको चेंज करें, तो उसके भी तरीके हैं। तो कभी का क्लास होना चाहिए ताकि हम बता सकें कि प्लेगियरिज्म कैसे रिमूव करेंगे या प्लेगियरिज्म कैसे रिमूव होगा, हटेगा, और एआई का सबसे शानदार प्रयोग कैसे करें, और एआई के कंटेंट जैसे मान लीजिए मैंने एआई का प्रयोग किया, वह प्लेगियरिज्म के स्कैनिंग में ना आए, कोई इसको स्कैन ही नहीं कर पाए, वो कौन सी स्मार्ट टेक्निक है कि स्मार्टली एआई का हम यूज करें, ठीक है, और फिर थीसिस राइटिंग कैसे करें, पेपर राइटिंग कैसे करें, कम से कम समय में ओरिजिनल से ओरिजिनल काम एआई के माध्यम से भी किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा किसी और दिन टॉक करेंगे, क्योंकि आज संभव नहीं है। अगर एआई के एक्सपर्ट हो गए आप तो बहुत कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं करने की जरूरत है अगर एआई के आप मास्टर हैं तो। लेकिन एआई के मास्टर के लिए तो किसी एआई के मास्टर से आपको समझना पड़ेगा, वो भी जो एकेडमी का मास्टर है, ठीक है, तो उससे बहुत कुछ काम किया जा सकता है एआई से। हाँ, लेकिन पकड़ में नहीं आना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, पकड़ में आएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एआई का एक पैटर्न होता है, एआई किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, किसी डाटा के एनालिसिस करेगा तो उसका पैटर्न है, तो हाउ टू ब्रेक द एआई पैटर्न एट नॉट एनगेजिंग ऑफ योर एआई टूल्स और एनी पर्सन। तो एआई टूल्स के वो पकड़ में ना आए, इसके प्लेगियरिज्म के किसी प्रोफेसर किसी इंटेलेक्चुअल के पकड़ में ना आए, थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, वो तो स्मार्ट टेक्निक है, मैं तो कभी बता दूंगा आपको, उसमें वो इश्यू नहीं है, लेकिन आप मौलिक चीज सीखिए ना, दोबारा पीएचडी करने का मौका नहीं मिलेगा। आई अगेंस्ट दिस थिंग्स, 3 साल के बाद पीएचडी का मौका नहीं मिलेगा, और इस 3 साल में आप गहरा पीएचडी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप पीएचडी का टॉपिक है ना आसान चुने ताकि पीएचडी कंप्लीट हो और बाकी चीज लर्न कर लें। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप गहरे से गहरे पीएचडी कीजिए, अपने छात्र की पीएचडी कराइए, गहरे से गहरे मुद्दे पे, गहरे से गहरे टॉपिक पे पेपर लिखिए, किताब लिखिए, लेकिन बहुत लेंदी टॉपिक रहेगा तो इजिली यू कांट कंप्लीट योर पीएचडी विद इन फिक्स टाइम फ्रेम। तो फर्स्ट यू चूज द easy topic for a PhD, okay, then you learn how the smart use of AI, and also you focus to learn the how to learn the fundamental technique by book or other resources। तो किताब को पढ़ें, आप मौलिक चीज को ग्रो करें ताकि आपकी मौलिकता बनी रहे। कट पेस्ट करके पीएचडी कर लेंगे, मौलिकता आप कभी नहीं सीख पाएंगे। जो थ्योरी बेस्ड होगा तो उसमें तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा ज्यादा नहीं दे सकता उसमें, थ्योरेटिकल अगर होगा, थ्योरेटिकल होगा तो डेटा कोई काम है उसमें नहीं है, तब तो आपके लिए और आसान है। अगर थ्योरेटिकल आपका है तो आसान है, आप एक से 1.5 साल में आप कोर्स वर्क करें, एग्जाम दें। सांख्य दर्शन में हुआ किए थे, उसमें तो कुछ डाटा ऐसा ज्यादा हो नहीं सकता ना? नहीं, डेटा नहीं तो क्या दिक्कत है ना, वो थीसिस का चैप्टराइजेशन कर लीजिए, लिखिए। आप मुझसे कभी अलग से बात कीजिएगा, हम बता देंगे, आप थीसिस टाइटल भेजिएगा, हम बता देंगे संभावित चैप्टर्स क्या क्या होते हैं, उस चैप्टर से को अपने गाइड से आप डिस्कस कर लेंगे कि सर मैंने ये चैप्टर्स बनाया है, थोड़ा बहुत उसको रिफाइन करेंगे, चेंज करेंगे, फिर बताइएगा, बता देंगे इसमें क्या क्या मैटर पड़ेगा, कितने पेज में लिखा जाएगा ये,
वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, दैट्स इजी मेथड। कितना पेज लिखा जाए, क्या क्या होगा, ओके। कुछ चीजें पर्सनल रहने दी, क्योंकि आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कितना हो गया, लगभग 2 घंटे होने को है। तो ठीक है, अगर लास्ट में कोई 60 हाँ कोई 60 क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट चीजें हो तब पूछें, ताकि मैं इस चीज का अपनी तरफ समापन करूं, और ये जो एंकर महोदय हैं ये भी समापन की घोषणा करें। कोई लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, एनी ऑफ यू? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारी पीएचडी में आपका जब भी हमें साथ चाहिए होगा तो सिर्फ हम आपको मैसेज करें, या जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम बताएं तो आप टाइम निकालेंगे थोड़ा हमारे लिए सर? जरूर निकालेंगे। मैंने कहा ना कि मैं हृदय से कुछ लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इंडिया को किसी भी कोने से क्यों ना हो। थैंक यू सर। क्योंकि ज्ञान बांटा जाना चाहिए। जीवन में सबको, जीवन में ज्ञान का बड़ा रोल होता है, मानवता का बड़ा रोल होता है। ठीक है, धन भी जरूरी है जीवन में, बिना धन का जीवन नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में मानवता नहीं है, दया और करुणा नहीं है, सहयोग नहीं है, तो उस जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अगर हम किसी के सहयोग के बदले धन लें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं, कि मैंने कोई पैसा, कोई फी नहीं लिया है। आप पता कीजिए अपने इंस्टीट्यूट से। मैंने कहा था कि मैं फ्री क्लास लेना चाहता हूं, कोई चार्ज नहीं है। तो मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग फॉर यू। खास करके जब आप फिलोसफी के, योग के और इंडियन नॉलेज सिस्टम के रिसर्चर हो, तो ये बात काफी मायने रखती है। तो आप परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को कुछ देंगे ना, तभी वो आपको देगा। द फर्स्ट यू लर्न हाउ टू गिव द नेचर, हाउ टू डोनेट द नेचर। तो डोनेट या देना केवल पैसे का नहीं होता है। सबसे बड़ा दान किसका होता है? धन का, ज्ञान का दान होता है। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान, उसके बाद होता है सेवा का दान, और तीसरे के नंबर पर आता है धन का दान। धन का दान देकर के लोग समझते हैं कि यार मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया। दैट इज द लेवल ऑफ थर्ड कैटेगरी। वो तीसरे स्तर के दान से तो कोई आपका कार्मिक लूप खत्म नहीं होगा, कुछ होने वाला उससे नहीं। अहम को तुष्टि मिलेगी। मैंने दान किया, मंदिर बनाया, घर, कॉलेज बनाया, दैट्स एम्पावरिंग ईगो, बट नॉट प्योरिफाइड योर माइंड। लेकिन जब आप सहयोग करती हैं, जैसे आपने कोई समाज सेवा किया, किसी को मुफ्त में सहयोग किया, कोई गरीब है या कोई नीडेड है ना, संस्था के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, तो आपके कर्मा से जुड़ेगा, आपके कर्मा को कम करेगा, आपके माइंड को प्योरीफाई करेगा, नाड़ियों को शुद्ध करेगा, प्योरिफिकेशन माइंड। लेकिन जब आप ज्ञान का दान करती है ना, तो आपके टोटल माइंड को प्योरीफाई करता है। योग क्या कहता है? योग कहता है कि हमारे मन, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। तो ज्ञान मार्ग क्या कहता है? उस चित्त वृत्तियों का जो निरोध है ना, उसका सबसे बड़ा माध्यम है ज्ञान। चाहे ज्ञान लेना हो ध्यान के माध्यम से, चाहे ज्ञान देना हो। अगर आप चाहे एकेडमिक ज्ञान हो, योग का ज्ञान हो, अगर आप किसी को देते हैं, ठीक है, तो आपके न केवल इस शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को शुद्ध करता है, गहरे अर्थों में आपकी आत्मा और चेतना को शुद्ध करता है। कहीं न कहीं यह ज्ञान दान हमें परमात्मा के करीब ले जाता है, ब्रह्मांड के करीब ले जाता है। जब आप नेचर के करीब जाएंगी, ब्रह्मांड के करीब जाएंगी, तो ब्रह्मांड आपके हर सुख सुविधा का, दुख सुख का वो ख्याल करेगा। कि आपको नेट देना है, वो ख्याल करेगा। एडमिशन नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड ख्याल करेगा। पैसे नहीं है, वो ख्याल करेगा। अपॉइंटमेंट नहीं रहा, वो ख्याल करेगा। कब ख्याल करेगा आपका? जब आप उस सोसाइटी को कुछ देंगी। आप ज्ञान दान या सेवा दान। धन तो बहुत निम्न स्तर का दान है, ठीक है, उत्तम गुण वालों का चीज है। तो ज्ञान दान सहयोग हो हमें करना चाहिए। एग्री और नॉट? आपने ऐसे बातें सब बताए, मतलब बहुत अच्छा कोई नहीं बताता है। इसीलिए आप लोग जब हमसे सहयोग चाहिए, मान लीजिए कि मैं फोन पर उपलब्ध नहीं हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर मेरी प्रॉब्लम है। सर मैं निकलते ही, अगर या तो हम व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम कर देंगे, या मैं आपको कॉल, या तो मैं मैसेज कर दूंगा कि मैं इस टाइम पे कॉल करूंगा, या मैं मैसेज कर दूंगा
कि इस दिन मैं फ्री हूं, आप जब फ्री हो तो आप मैसेज कर दो, मैं उस टाइम पे कॉल कर लूंगी, आप कॉल कर लेना। ओके, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को हेल्प सहयोग नहीं करेंगे ना, सहयोग नहीं करेंगे तो अच्छी पर्सनालिटी कहां से आएंगी, अच्छे टीचर्स कहां से आएंगे, अच्छे लोग कहां से आएंगे। अच्छे लोग आए, अच्छे टीचर्स आए, योग की आत्माएं आए, एक समरसता का माहौल हमारे देश में, ठीक है, क्योंकि अच्छी आत्मा ही अच्छी आत्मा को आकर्षित करती है, तभी समाज अच्छा जी सर, अच्छा बनेगा। आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी, सारे Thank you सारे very much. समस्या को दूर करा आपने। थैंक यू सर। तो कोई भी सहयोग हो, कोई भी आप पेपर लिखें, कोई जर्नल हो, मैं बता दूंगा, पहले कुछ आप करें, कुछ पेपर लिखें, तब मैं सहयोग कर पाऊंगा। मैं जर्नल बता दूंगा कैसे करना, वो सारी चीजें मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप निश्चिंत रहें, आप काम करें, देश का एक अच्छा नागरिक बने, ठीक है। तो मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।